अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नि इल्मा। अच्छा, मुझे कंफर्म करने मेरी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है। अच्छा जी, मैं सऊद तारिक आपके साथ जून 25 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम रहा, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। मैं आपको एग्जामिनर कमेंट भी दिखाऊंगा। जून 25 का पेपर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, 34% के करीब जो रिजल्ट आया है, जो कि मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट, जिसे कहते हैं ना कि रिजल्ट होता है बीएफडी के एंगल से अगर बात की जाए तो। और मज़े की बात यह है कि इसमें हमारे एक स्टूडेंट का गोल्ड मेडल भी आया है, उमेश कुमार का। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पहले भी स्टूडेंट्स के 2 मेरिट आ चुके हैं बीएफडी में, इस बार गोल्ड मेडल भी आया, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक स्टूडेंट की अचीवमेंट है। अच्छा, आज इस पेपर में बात करेंगे। पहला सवाल आज मैं आपसे सॉल्व करने जा रहा हूँ जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में खास बात मैं आपको बता दूं, मैंने कल जैसे कहा था कि एग्जामिनर कमेंट जब आप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे नजर आ रहा है एग्जामिनर कमेंट्स में कि सिर्फ 13% बच्चा ऐसा है जिसने ये वाला क्वेश्चन जो है वो उसमें पासिंग मार्क्स लिए हैं। अब ऐसा इस सवाल में क्या था? अच्छा, हालांकि मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, कल जब मैंने ये सवाल आपको मतलब सॉल्व कराने से पहले खुद सॉल्व करके देखा, मुझे नहीं पता था एग्जामिनर कमेंट में इतना खराब परसेंटेज था। तो मैं ये सोच रहा था यार, ये तो सवाल बड़ा आसान सा है, इसमें तो मेरे ख्याल से परसेंटेज अच्छा होगा। बाकी फिर मैं 2 3 4 5 को जब डिटेल में देखूंगा तो पता चलेगा वहां कौन सा गड़बड़ सवाल था। मगर जब मैंने एग्जामिनर कमेंट देखे तो आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा अरे, ये अगर मुश्किल तरीन सवाल था तो बाकी सवालों का लेवल में क्या एक्सपेक्ट करूँ। तो खैर, बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये सवाल आसान था, और बहुत सारे रीजन ऐसे भी हैं जो एग्जामिनर कमेंट्स में लिखे हैं जिसकी वजह से लोगों को पासिंग मार्क्स नहीं मिल सके। ठीक है जी, कुछ हम इसमें बात करते हैं। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे जी, हमेशा की तरह। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी जी? रिक्वायरमेंट हमारे सामने में आ रही है। रिक्वायरमेंट है जी, 1 पेज का सवाल था, ज्यादा लेंदी सवाल नहीं था। अप्लाई अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक्स टू रिकमेंड अ प्राइस फॉर द सेल ऑफ न्यूको। यू शुड ऑल्सो इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर अप्रोच एज पार्ट ऑफ योर आंसर। ये बात लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, हालांकि कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप एक्सप्लेन भी कर दो यार आपने किया क्या है, बस। आपसे जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा, आपको जस्टिफाई करने को नहीं कह रहा कि जी ये अप्रोच सही है गलत है इसको जस्टिफाई करो। वो आपसे कह रहा है भाई सिर्फ एक्सप्लेन कर दो यार प्लीज। अभी जस्टिफिकेशन के लेवल पे आपको नहीं पहुंचा रहा, आप कह रहे हैं भाई आप एक्सप्लेन भी कर दो, तो मेरे लिए ये बहुत होगा। अच्छा, एडवाइस ऑन टू रिस्क दैट विल अराइज विद ईच ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड रिकमेंड एन एक्शन दैट इनोवेटर माइट टेक टू मिटिगेट दिस रिस्क। अच्छा, अब एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हमसे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यार मुझे बताओ कितने मार्क की थ्योरी है ये? 6 मार्क की थ्योरी है। और 13 मार्क में से आपको क्या लगता है कितने मार्क की थ्योरी होगी? जरा चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करके बताओ, आप लोग जो लोग लाइव में आए हो, क्या लगता है आपको कि इस पार्ट में 13 में से कितने मार्क की थ्योरी हो सकती है? 13 में से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है और अप्रोच आपको बतानी है, और वैल्यूएशन टेक्निक मेरे ख्याल से एक से ज्यादा लगेंगी, 2 या 3 लगेंगी शायद, डिपेंड करता है। वो मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो क्या लगता है कितने मार्क्स हो सकते हैं इस थ्योरेटिकल पार्ट के, जो ए पार्ट के अंदर बिल्ट इन है? प्लीज पार्टिसिपेट करें, ऐसी रैंडम गैस लगा दें यार, कोई पेपर थोड़ी चल रहा है कि सही आंसर चाहिए मुझे। नीचे 6 मार्क तो पक्का थ्योरी है, इसमें 13 में से कितने मार्क का थ्योरी हो सकता है जी? पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है, लगता है अभी तक लोग सो के नहीं उठे हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना चंदा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बॉडी के लिए। अब मैं देख रहा हूँ एसीसी भी थ्योरी की तरफ जा रहा है, आईसीएमए भी थ्योरी की तरफ जाएगा, जा रहा है बल्कि। ठीक है, 8 मार्क तो नहीं यार, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर 13 में से मैं कहूंगा कि 8 मार्क थ्योरी होगी। मेरे ख्याल से 2 मार्क 3 मार्क लगा लें चले, तो 3 मार्क की थ्योरी यहाँ और 6 मार्क की थ्योरी यहाँ, 9 मार्क्स थ्योरी के थे। और मैं आपको गारंटीड बताऊं, 9 मार्क के लिए लोगों ने इतना एफर्ट ही नहीं किया होगा। जो 19 में से पासिंग परसेंटेज इस सवाल का खराब है, उसकी वजह मुझे ये लगी कि 6 मार्क का ये पार्ट भी लोगों ने मैस किया, और 13 में से 3 मार्क, यानी कि 6 और 3 9 मार्क्स, 19 में से अगर 9 मार्क्स आपके मैस हो जाते हैं तो यार फिर तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका इस सवाल में पासिंग मार्क्स नहीं उठेगा, चाहे आप जितनी भी अच्छी वर्किंग बना लें। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी होगी, थ्योरी को मैं लिख के करवाऊंगा। अच्छा, सवाल पढ़ लेते हैं जी, क्या कह रहे हैं आपसे। सवाल शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनोवेटिव बिल्डर। इनोवेटर, इनोवेटर के नाम से एक बड़ा यादगार सवाल था हमारे सेशन में, किसी को याद है? इनोवेटर बिल्डिव, इनोवेटिव था वो, इनोवेटिव बिल्डर्स के नाम से। खैर, तो मिलता जुलता सवाल इन्होंने यहाँ डाला है। आई डोंट नो आपको याद है नहीं याद है, बहुत मशहूर सवाल था, हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्डर में था, मेरी अपनी अटेम्प्ट का सवाल था। खैर, समर 14 का। अच्छा, इनोवेटर बिल्डर लिमिटेड, इनोवेटर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स बिजनेस कंसल्टेंसी। अच्छा, एक चीज और भाई, मैंने आईकैप का सॉफ्टवेयर खोल लिया है। ठीक है, क्योंकि मैं आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं उसमें सॉल्व नहीं करता, आपको पता है एक्सेल से मैं सॉल्व नहीं करता, क्योंकि एक्सेल इज डिफरेंट एंड आईकैप सॉफ्टवेयर इज इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो ये खुल गया है आईकैप का सॉफ्टवेयर हमारे सामने जी। और इसको अब हम जो है ना क्या कहते हैं, वो करेंगे। इसका आई थिंक पेज 4 उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसी में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा जी, लोडिंग हो रही है जी, कोई बात नहीं, लोडिंग हो जाएगी। इसकी सेटिंग आपको पता है मैं कैसे करता हूँ, इसको थोड़ा सा कोने में ले जाते हैं हम। अभी तो सवाल आपको हार्ड में मिल रहा है, मगर आगे जाके हार्ड में नहीं मिलेगा। तो हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए ताकि हमें आगे जाके जब यहाँ से सवाल से डेटा देखना हो तो फिर हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमारा आंसर वाला डब्बा है। ठीक है जी, और ये एक्सेल है। अच्छा चलें वापस सवाल पे चलते हैं जी। सवाल में क्या कह रहे हैं, इनोवेटिव बिल्डर्स कंपनी दैट प्रोवाइड बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ कमर्शियल एंड प्राइवेट क्लाइंट इन पंजाब प्रोविंस। The board had recently agreed that the strategic focus of the company should be to serve the commercial client and consequently the company planned to sell the private client part of the business। देखिए सिनेरियो में समझने की जरूरत होगी, सिनेरियो को ऐसे नहीं छोड़ सकते। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखें जी, मिस नहीं करना है आपने। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमसे, हमसे कह रहे हैं कि जी हम करते क्या हैं, हम बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं जी। ठीक है, फर्म टाइप की एक्टिविटी लग रही है, और ये दोनों करते हैं, कमर्शियल क्लाइंट को भी सर्व करते हैं, और जो है वो हमारे जो प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं यानी कि इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी सर्व करते हैं। तो हम ये बातें कुछ लिख लें। आपको याद है जब हम सवाल शुरू करते हैं तो सवाल में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, चाहे आसान सवाल हो मुश्किल सवाल हो। मुझे नहीं पता ये सवाल आसान है या मुश्किल है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे कुछ बातें लिख लेनी चाहिए सवाल में इन होने के लिए। तो इसका नाम क्या है, इनोवेटिव बिल्डर्स है, तो मैं इनोवेटिव नाम डाल देता हूँ इसका, खाली जो इन्होंने लिखा हुआ ब्रैकेट में। क्या कर रहे हैं जी, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा जी, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं और दोनों लोगों को दे रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज टू, क्या कहते हैं, कमर्शियल एंड प्राइवेट लिखा था, प्राइवेट क्लाइंट्स, इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, हाउस होल्ड भी कह सकते हैं, प्राइवेट कहते हैं, चलें जो उसने वर्ड यूज किया है। जैसे नहीं, बिजली के बिल होते हैं, एक इंडस्ट्रियल होता है, एक हाउस होल्ड होता है। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहे हैं, फोकस इनका चेंज हो रहा है जी, पैसे इनको ज्यादा बनाने हैं जी, लालच कर रहे हैं ये। द बोर्ड रिसेंटली एग्रीड दैट स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ द कंपनी शुड बी टू सर्व द कमर्शियल क्लाइंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी प्लान टू सेल द प्राइवेट क्लाइंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। बहुत प्रैक्टिकल बात करें, आजकल दुनिया स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेती है, और इस तरह के डिसीजन बहुत ज्यादा कॉमन है बाहर की दुनिया में। एक बुलेट बना लेते हैं ताकि ये कि परेशानी ना हो। तो फोकस ऑन कमर्शियल क्लाइंट्स, ये आप ना भी बनाए तो मसला नहीं होता, मगर मुझे सिर्फ एक आदत है सवाल में इन होने के लिए, ताकि मुझे सवाल का पता तो चले। मुझे नहीं पता सवाल आसान है मुश्किल है, जब मैं रीड कर रहा होता हूँ, वैसे मैं बात कर रहा हूँ पेपर सिनेरियो में, तो थोड़ा सा सवाल में इन हो जाते हैं ताकि कोई चीज़ कनेक्ट करनी हो, थियोरेटिकल बात करनी हो तो प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करें, सेल प्राइवेट क्लाइंट। अभी प्राइवेट क्लाइंट कैसे सेल करेंगे, हमने आज से पहले तो कभी देखा नहीं कि प्राइवेट क्लाइंट सेल की हो। हम तो कुछ और सेल करते हैं, हम तो शेयर सेल करते हैं। ठीक है, हम तो यूरो बॉन्ड सेल करते हैं। तो ये कैसे सेल करेंगे, कस्टमर कैसे सेल करेंगे, आए देखते हैं जरा। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं जी, आगे हमसे कह रहे हैं कि नेट एसेट वैल्यू, अच्छा, द इनोवेटर क्रिएटेड 100% सब्सिडरी कॉल्ड न्यूको लिमिटेड ऑन 1 जून 2025। The assets and liabilities of the private client business have been transferred to the new company and the board has announced that the business is for sale। क्या इतना अच्छा काम किया कि एक नई कंपनी बना ली है, न्यू 100% सब्सिडरी बना ली है इसकी, न्यूको के नाम से। नाम भी बड़ा मजेदार है जी, न्यूको लिमिटेड। अच्छा, न्यूको क्या कर रही है जी, न्यूको का सी छोटा रख देते हैं, चले कोई बात नहीं, वैसे तो ये हमारी अपनी आसानी के लिए बन रहा है, बट अच्छा इसमें इन्होंने क्या किया जी, न्यूको में ये किया है कि एसेट और लायबिलिटी प्राइवेट बिजनेस के ट्रांसफर कर दिए हैं, और आगे कह रहे हैं कि बिजनेस सेल पे लगा दिया। द एक्सपेक्टेशन इज दैट द बायर ऑफ न्यूको विल रिलोकेट द करंट टीम ऑफ 40 एम्प्लॉइज and so the asset transferred comprise office equipment and receivable, no liability will be transferred and the net asset value is approximately 36 million। अच्छा देखें यार, ये एक मसला है। ऊपर कह रहा है कि हमने एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी प्राइवेट क्लाइंट की कंपनी को, ये लाइन देख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट की है। ऊपर कह रहे हैं एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी है हमने नई कंपनी को उस क्लाइंट से रिलेटेड, और नीचे कह रहे हैं कि कोई लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं हुई। क्या ये खुला तजाद है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना वो। तो नहीं जी, खुला तादाद तो है, मगर खैर अब आप किस बात को मानेंगे, ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगा लेते हैं। आगे वैल्यू भी बता रहा है 36 मिलियन, क्या 36 मिलियन में लाइबिलिटी लेस हुई हुई है? पार्टिसिपेट करें यार, ऊपर कह रहा था लाइबिलिटी और एसेट ट्रांसफर हुए और नीचे कह रहे कोई लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं हुई है। हम किस बात को वजन देंगे, पहली बात को या बाद वाली बात को? पार्टिसिपेट तो करें भाई, चैट के थ्रू बता दें जी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली माइज ने बिल्कुल सही कहा जी, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग भी जरा सोचें, क्योंकि आगे इसने वैल्यू बता जिसका मतलब 36 मिलियन में दो चीजें शामिल हैं। इस 36 मिलियन में एसेट शामिल हैं, ऑफिस इक्विपमेंट एंड रिसीवेबल्स, यही होंगे ना यार। एसेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, को मशीनरी तो होगी नहीं, प्लांट तो होगा नहीं, इक्विपमेंट हो, इक्विपमेंट वो वाला तो होगा नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट होगा, फर्नीचर वगैरह के लें, ठीक है ना, एसी वेसी, सही है ना, मेज कुर्सियां, ठीक है, और रिसीवेबल होंगे।
और लाइबिलिटी ने मना कर दिया, तो 36 मिलियन ये क्या। अच्छा, नेट सेट मेथड याद आ रहा है, वैल्यूएशन टेक्निक्स में एक सबसे पहली प्यारी टेक्निक थी नेट सेट मेथड, सबसे सादा टेक्निक थी। ठीक है, तो इन्होंने नेट सेट टेक्निक खुद बना के दे दी है, अब आपको नेट सेट मेथड में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया जी क्या कहते हैं, एसेट्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस ट्रांसफर टू न्यू कंपनी, टू न्यू को। और वो एसेट्स कौन से हैं? रिसीवेबल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एंड रिसीवेबल्स, प्लस रिसीवेबल्स। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो रही हो तो यार उसके लिए माजरत ख्वाह मैं, मगर होनी नहीं चाहिए। कितने का? 36 मिलियन का। ये लाइबिलिटी एक्वायर नहीं हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको कुछ टेक्निक्स में लाइबिलिटी को माइनस करना पड़ता था, याद करें। किसी को याद आ रहे? किसी टेक्निक में हमें लाइबिलिटी को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ता था। नो लाइबिलिटीज इन न्यू को। ठीक है, न्यू को में कोई लाइबिलिटीज नहीं है, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि कुछ टेक्निक में आपको आखिर में लाइबिलिटी लेस करनी पड़ती है। किसी टेक्निक का नाम याद आ रहा है जिस टेक्निक में हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम एंड में जब वर्किंग हो जाती है तो लाइबिलिटी को लेस करके वैल्यू ऑफ कंपनी निकालते थे? हाँ जी। नहीं याद आ रहा? ये यार मुझे लग रहा है यार 12 बजे क्लास रखी, मगर फिर भी अभी सब सो रहे हैं ना, सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। हाँ भाई, सभी तुम बताओ। और कोई बता दे। अब्दुल वाहिद, वाजिद, बंगश हैं, अब्दुल मजीद हैं हमारे साथ। ए से तो और खैर। तो होता ना, कैश फ्लो टेक्निक में होता था कि हम माइनस करते थे लॉन्ग टर्म डेट, तो फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आती थी। तो ऐसा कोई यहाँ पे लाइबिलिटी का सीन ही नहीं है, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया, नेट स्टेट मेथड इन्होंने बता दिया जी। ठीक है, ये नेट एसेट। अच्छा, आगे चलते हैं। देयर हैव बीन टू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट न्यूको, न्यूको को खरीदने के लिए दो लोग आ गए मैदान में। द फर्स्ट इंटरेस्टेड पार्टी इज सॉफ्ट सॉल्यूशन लिमिटेड, अ कॉम्पिटिटर ऑफ इनोवेटर। इनिशियल टॉक हैव कमेंस्ड एंड इनोवेटर हैव शेयर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असेस सॉफ्ट सॉल्यूशन विद देयर ड्यू डिलिजेंस। एक सवाल का जवाब दें। अब ये नीचे थ्योरी भी पूछी थी ना इसने, कि दो बायर्स हैं, इनके बारे में बताओ आपको क्या लगता है। नीचे देखें, थ्योरी याद आ रही है किसी को? ये बी पार्ट में पूछी है कि रिस्क बता दें कि विद द ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव बायर। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को ये बिजनेस सेल करते हैं, मुझे बताएंगे अच्छी बात है या बुरी बात है? प्लीज यार पार्टिसिपेट करें यार, प्लीज। मजा नहीं आएगा वरना। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को बेचते हैं कोई अपने बिजनेस का एक टुकड़ा, अपने बिजनेस का एक हिस्सा जो आपसे कंपटीशन में है, क्या आप कंफर्टेबल होंगे? वैसे मतलब तबीयत को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुन के कि हाँ यार बायर को हमने पहना दिया, ओ कॉम्पिटिटर को हमने पहना दिया बिजनेस? या थोड़ा बोझ लग रहा है कि यार ये बिजनेस तो हमारा ही था, अब कंपाइलर आ रहा है, वो उसको हम अपनी ड्यू डिलिजेंस के लिए इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो मांगेगा ना, कोई लिस्टेड कंपनी तो है नहीं। तो ये देख के कुछ मेरी तबीयत पे अच्छा असर नहीं पड़ रहा, मुझे थोड़े से अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार आई थिंक कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है बी पार्ट में डिस्कस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, द सेकंड पोटेंशियल बायर इज द एग्जिस्टिंग फाइनेंस टीम, मैनेजमेंट टीम सॉरी, who are currently in discussion with a venture capital provider to establish if they are able to raise finance for the management payout। अच्छा, ये हमारे अपने ही लोग हैं, हमारी अपनी टीम है, हमारे अपने एम्प्लॉइज हैं, वो कह रहे हैं यार सर आपने बिजनेस बेच रहे हैं, हमें बेच दो, हमें भेज दो। मैनेजमेंट बायआउट का नाम होता है, मैनेजमेंट बायआउट का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कहती है कि यार आप बिजनेस किसी बाहर वाले को ना भेजें, हमें भेज दें, एम्प्लॉयज को भेज दें। तो बहरहाल यार एम्प्लॉयज इतने अमीर थोड़ी होते हैं, एम्प्लॉयज तो बेचारे खुद उस सैलरी पे पल रहे होते हैं बिजनेस कंपनी की। तो वो कैसे कंपनी एक्वायर करेंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई फ्रॉड व्रॉड तो किया नहीं होता, बेचारे शरीफ लोग होते हैं, शरीफ आदमी होते हैं वो। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी से पैसा अरेंज करते हैं। तो उन्होंने अभी यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस किया, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। कि उन्होंने कहा जी वेंचर कैपिटल से बात कर रही है, वेंचर कैपिटल कौन होता है, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि वेंचर कैपिटल जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कुछ कंडीशंस पे आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वेंचर कैपिटल के लिए मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल की थी, आई थिंक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की, मैं नाम यहाँ लेना पसंद नहीं करूंगा, वो आप लेक्चर में देख लें। वेंचर कैपिटल प्रोवाइडर है, पूरी मैंने एक एग्जांपल जेएस बैंक्स और उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का पूरा केस आपसे प्रैक्टिकल केस डिस्कस किया था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जब मैं ऑडिट पे जाता था एज पार्ट ऑफ केपीएमजी। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, तो दो बायर्स आ गए हैं जी हमारे पास मैदान में। पहला बायर जो है हमारा कॉम्पिटिटर है, पहला वाला है सॉफ्ट करके नाम, पता नहीं क्या नाम है जी, सॉफ्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये हमारा कॉम्पिटिटर है, अवर कॉम्पिटिटर।
ये थियोरेटिकल बातों के लिए हमें बहुत काम आएगा, ये एनालिसिस। और सेकंड कौन बंदा है जी, सेकंड बायर हमारा कौन है? सेकंड बायर है एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। वो कह रही है जी हमें भेज दो। मैनेजमेंट मीन एम्प्लॉइज। हम लेने को तैयार हैं, अगर हमें पैसा मिल गया तो हम जाने नहीं देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है। आगे क्या कह रहे हैं, अभी तक इन्फॉर्मेशन आनी शुरू नहीं हुई है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर योर कैलकुलेशन। चलें जी, अब काम का डेटा है। प्राइवेट क्लाइंट से 12 महीने में मैंने रेवेन्यू कमाया है 4450 मिलियन, 4,450 मिलियन, 44.5 करोड़। कितने कितने करोड़ बनते हैं ये, खैर छोड़ो। 4450 करोड़, पता नहीं क्या जो भी है। अच्छा, 445 करोड़ बल्कि इनफैक्ट आई गेस। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 2508 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1942 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 835 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1107 है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड एन एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लीज कॉस्ट एंड ओवरहेड ऑफ 850 मिलियन। ये लाइन टीजर थी, इस लाइन पिटफॉल थी। पिटफॉल समझते हैं? अच्छा, इस लाइन को पढ़ के क्या लग रहा है, ये लाइन को देख के क्या लग रहा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है इसके अंदर 2508 के अंदर 850 रुपए का, 850 मिलियन का प्रॉपर्टी लीज कॉस्ट और ओवरहेड शामिल है। क्या लगता है, ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट? इस पे एक डिस्कशन है बहुत अच्छा सा। इस पे एग्जाम ने कमेंट में एक बात भी की है। ये ऑलरेडी शामिल है या नहीं है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। इंक्लूड्स का मतलब है कि, इंक्लूड्स का मतलब है कि शामिल है। चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहिए यार अब हम सबको। इंक्लूड का मतलब है शामिल है। क्या शामिल होना चाहिए, हाँ या ना? शामिल तो है, चलो ठीक है, मगर क्या ये शामिल होना चाहिए, हाँ या ना? एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लीज कॉस्ट एंड ओवरहेड ऑफ 850 मिलियन, इस पे बड़ा अच्छा डिस्कशन है। रेलिवेंट कॉस्टिंग के उसूल को ध्यान में रखते हुए एक बात ध्यान में आ रही है यार, एक दो लोग ही जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, काफी सारे लोग लाइव में हैं माशाल्लाह। कुछ बता दें, देखें, मैं कोई आपके अल्लाह ना करे कोई पिनलाइज थोड़ी करूंगा। ठीक है, एमन का जवाब आ गया है, एहसन का जवाब आ गया है, माइस का जवाब आ गया है, और जी बाकी लोग क्या कहते हैं? ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे एग्जामिनर ने कमेंट भी दिया है। ठीक है, इस पे मैं एक बात करता हूँ। ठीक है, लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, मगर मैं इस पे बात करता हूँ क्यों शामिल होगा या क्यों शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये एक डिस्कशन पॉइंट है। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। अच्छा, हमने क्या किया जी, हमें कैश, अच्छा एक मिनट, एक टेक्निक नेट मेथड इसने दे दिया। एक और टेक्निक हमें वैल्यूएशन की नजर आ रही है यहाँ पे। कौन सी टेक्निक नजर आ रही है? कैश फ्लो टेक्निक। आगे कह भी रहा है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, द करंट मैनेजमेंट टीम एट प्रीवियसली फोरकास्ट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ वुड बी 5% पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 5 years. It is difficult to predict the growth beyond year 5, though it is expected that after tax profit will either be flat or increase by maximum of 3% per year. याद करें टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ, विद ग्रोथ भी काम कर लेंगे और विदाउट ग्रोथ भी काम कर लेंगे। ये मुझे बताएं, फॉर्मूले में कौन सी ग्रोथ जाएगी? 5% वाली ग्रोथ जाएगी या 3% वाली ग्रोथ जाएगी? टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला याद आ रहा है? मर्जर इक्विजिशन से रिलेटेड है ये। अच्छा, तो टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा ग्रोथ वाले फॉर्मूले पे। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोगों को मैं रिवाइज कराता हूँ। आप लोगों को याद है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल सबने पढ़ा हुआ है, चाहे वो मर्जर इक्विजिशन तक पहुंचा हो नहीं पहुंचा हो, उसने डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड पढ़ा हुआ है। डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड में अगर याद हो आपको कि कभी दो ग्रोथ आती थी, तो कौन सी ग्रोथ थी जो इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले का पार्ट बनती थी? वो जो फॉर्मूला था ना, पी नॉट इजिकल टू D1/K-D। कभी कभार ऐसा होता था वेरिएबल ग्रोथ होती थी। याद आ रहा है सबको? ये तो मुझे बता दें जरा चैट के थ्रू। जिन्होंने वैक पढ़ा है उनको ये बात अच्छे से पता होगी, शुरू में हम वैक के पढ़ा देते हैं कि जब डिफरेंट ग्रोथ रेट आते हैं तो हमारी अप्रोच चेंज हो जाती थी। याद करें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जब हम पढ़ते थे, तो फॉर्मूले का पार्ट कौन सा ग्रोथ रेट बनेगा? अगर 2 मिनट के लिए मान लें यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ का फॉर्मूला लगाना हो, तो फॉर्मूले का पार्ट कौन सा ग्रोथ रेट पड़ेगा? 5% वाला ग्रोथ रेट फॉर्मूले का पार्ट बनेगा या 3% वाला ग्रोथ रेट फॉर्मूले का पार्ट बनेगा? यार इतना बता दें, ये सब बता सकते हैं जिन्होंने वैक पढ़ा हुआ है। जी, जवाब दें। कौन सा वाला ग्रोथ रेट हमारे फॉर्मूले का पार्ट बनेगा? हम अभी ये सब आपको बातें मैं करके भी दिखाऊंगा, मगर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आप लोगों का भी ना जरा, जिसे कहते हैं ना कि एक टेस्ट हो जाए कि यार कितना पुराना याद है वैक वगैरह। हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और बाकी लोग बताएं, शाबाश। बिल्कुल सही है, 3% वाला बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 5% वाला तो एक्सपायर हो जाता है, ये तो 5 साल के लिए एप्लीकेबल है। जो इनफाइनाइट तक जाता है ग्रोथ रेट, वो हम फॉर्मूले का पार्ट बना देते हैं।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। डिविडेंड के बारे में कह रहे हैं, हिस्टोरिकली इनोवेटर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 40% ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एज डिविडेंड। मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट रिटर्न आर एम 21% है, रिस्क फ्री रेट 12% है, जिसे हम आर एफ कहते हैं। एवरेज इक्विटी बीटा 0.52 है। इंडस्ट्री एवरेज गेयरिंग जो है वो 2575 है। इंडस्ट्री एवरेज पी रेशियो 12 है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट परसेंट 29% है। अप्लाई अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक्स टू रिकमेंड अ प्राइस फॉर द सेल ऑफ न्यूको। यू शुड इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर अप्रोच एज पार्ट ऑफ योर आंसर। Be advised on any two risks that will arise with each of the prospective buyers and recommend an action that innovators might take to mitigate these risks. Let's start. अच्छा, अब कैश फ्लोज पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, मैं इस पे आऊंगा वापस से। कैश फ्लोज दिए हुए थे आपको। अच्छा, ये बात मैं इसको बोल्ड करूंगा कि कोई लाइबिलिटीज नहीं है न्यूको में। ये समझ आ रहा है ना, कोई लाइबिलिटीज नहीं है न्यूको में। जब ये लाइबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा जो हम वैक में भी पढ़ चुके हैं। वैक में ही पढ़ चुके हैं, तो हमने एक इनडायरेक्टली कुछ वैक का भी यहाँ पे आपको जो है ना वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, रिवीजन मिल जाएगा। अच्छा, कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं और उसमें एलोकेटेड था रुपीज 850 मिलियन का, 850 मिलियन एलोकेटेड। एलोकेटेड क्या था भाई? एलोकेटेड एलोकेशन ऑफ लीज कॉस्ट, प्रॉपर्टी लीज कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। ठीक है जी। एलोकेशन ऑफ ये रहा, प्रॉपर्टी लीज कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। प्रॉपर्टी लीज कॉस्ट रेंट समझ लें इतना से। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, पहले मुझे बताएं डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा। पहले मैं ये काम की बात कर दूं, फिर मैं आपको सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज आएगा मगर वो बाद में देखते हैं। मुझे बताएं डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा इसमें। ये कौन सी टेक्निक है? एक होती है फ्री कैश फ्लो टेक्निक। अच्छा, टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? टेक्निक्स हमारे पास जो है वो, एक तो नेट सेट मेथड है। नेट सेट दिए हुए हैं तो इसमें कोई करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट है, ऊपर सवाल में ही दिया हुआ है। इस पर तो थ्योरेटिकल बात कर लेंगे। नेट सेट मेथड है जो कि ऑलरेडी सवाल में गिवन है। अच्छा, और इसके अलावा कौन सी टेक्निक होती है हमारे पास? फ्री कैश फ्लो मेथड होता है। तो वो कैश फ्लो हमें पता है, इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक होती है? ये पी मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। पी मेथड प्राइस अर्निंग रेशियो से कैसे काम करते हैं ये भी आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले नेट सेट मेथड तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो ऑलरेडी हुआ है। फ्री कैश फ्लो मेथड से हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, आपको पता है ये बात अच्छे से। ये क्या हो गया? ठीक है, कंट्रोल प्लस। ये ज़्यादा सही है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं फ्री कैश फ्लो मेथड। नेट सेट मेथड में बात हुई हुई है। जब फ्री कैश फ्लो मेथड में हम क्या करते हैं, फ्री कैश फ्लो निकालते हैं और उसको डिस्काउंट करते हैं वैक पे। ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। अच्छा, वैक फॉर न्यू कंपनी। अच्छा, वैक का फॉर्मूले में क्या क्या आता है, जल्दी से बताएं। वैक के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, जल्दी जल्दी बता दें यार प्लीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि ये एग्जामिनर ने शिकवा किया है कि भाई बच्चों ने ये अच्छे से नहीं डिस्कस किया। जवाब दें। जी, कंट्रोल प्लस माइनस से ये विंडो ऊपर नीचे हो जाती है। जी, वैक फॉर न्यू कंपनीज, मतलब सही है। हाँ जी, वैक में ई आता है, बिल्कुल सही है। इक्विटी के ई आता है, के डी आता है। ई चाहिए होता है। याद है जब वैक का सवाल शुरू होता है तो हम इस तरह का डेटा बनाते हैं, ई डी और के ई और के डी। अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दें, इस सवाल में डेट है या नहीं है? प्लीज यार, इतना सा सवाल है ये ना, इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल है, इतना सा। अच्छा, वैक हमें अपना चाहिए होता है या इंडस्ट्री का चाहिए होता है, पहले ये तो बताएं। हम इंडस्ट्री का वैक यूज करते हैं या अपना वैक यूज करते हैं? हमने इतने सारे सवाल किए, इतने सारे सवाल किए हैं आज तक, इन्वेस्टमेंट बदल के बहुत सारे सवाल किए हैं, वैक कितना डिटेल में पढ़ा है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, हम अपना यूज करते हैं या इंडस्ट्री का यूज करते हैं? जल्दी से बता दें यार, ये तो बहुत आसान सा जवाब है यार। जी, चैट के थ्रू बताएं हमें अपना यूज करना है या इंडस्ट्री का यूज करना है। सिंपल कर ले बात को, क्योंकि यार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आपसे ना, इसलिए यार मुझे मतलब जिसे कहते हैं ना, ये बात करनी बहुत जरूरी है। ठीक है।
हमें अपना यूज करना होता है। अच्छा, अब मैं अपना यूज करने जा रहा हूँ के ई का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज के ई। मैं के ई से स्टार्ट करता हूँ, ई भी मैं देख लेता हूँ। के ई का फॉर्मूला क्या होता है? के ई का फॉर्मूला होता है, के ई का फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा। आप देखें, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कल भी मुझसे कोई बच्चा पूछ रहा था, क्या कहते हैं कि आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अच्छा, ये कौन सा बीटा आता है इसमें? इसमें कौन सा बीटा आता है? इसमें कौन सा बीटा आता है? इक्विटी बीटा आता है, एसिड बीटा आता है? यार ये प्लीज ये बताएं, जवाब दें। कौन सा बीटा आता है? एच एम, आपने बिल्कुल सही कहा है, मगर ये बीटा तो बताइए, बीटा इक्विटी है या बीटा एसिड है? बी ई लिखूं या बी ए लिखूं? व्हाट इज बिस? एपीवी का सवाल नहीं है ये भैया, एपीवी का सवाल नहीं है ये। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में बीटा एसिड आता है, इधर क्या आता है? बीटा इक्विटी आता है। तो ठीक है यार, आसान कर लेते हैं बात को। के ही निकालने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। आर एफ रिस्क फ्री रेट, आरिफ भाई, आरिफ भाई ने डेटा नहीं दिया अभी तक यार टैक्स का। हालांकि टैक्स की डेडलाइन परसों रह गई, 2 दिन रह गए। आरिफ भाई को मैंने रिमाइंडर भी कराया। खैर, आरिफ भाई हमारे दोस्त हैं, जब भी आर एफ लिखा हुआ आता है तो मुझे जहन में आरिफ याद आ जाता है। खैर, तो आरिफ भाई 12% है यहाँ पे रिस्क फ्री रेट, प्लस बीटा दिया हुआ है हमें 0.52, और आर एम माइनस आर एफ मार्केट रेट दिया हुआ है 21, एंड द रिस्क फ्री रेट इज 12। चले जी, के ही आ जाएगा, बताएं। शाबाश, शाबाश, शाबाश। व्हाट इज के? 21 - 12, मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया, इंटू 0.52 प्लस 12, ये आ रहा है जी 16.68। क्या ये सही है? हाँ या ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई इशू तो नहीं है? कोई कोई मसला तो नहीं है? जवाब दें। इसके लिए मर्जर एक्विजिशन, इसके लिए मर्जर एक्विजिशन नहीं आना चाहिए, इसके लिए वैक आना चाहिए खाली। इसके लिए खाली वैक की नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैंने इतना बड़ा हिंट दिया है आपको। बताओ इसमें क्या इशू है? एच एम कह रहे हैं इशू है, बाकी लोग बताएं क्या इशू है, बाकी इनको कोई इशू लग रहा है? प्लीज देखें, सोचें, इतना बड़ा डेटा नहीं है, इतना छोटा सा सवाल है, लेकिन आधा सवाल तो बातों में निकल गया इनकी, कि ये होगा तो वो होगा तो न्यू को आएगी तो शॉर्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, वो कॉम्पिटिटर है और मैनेजमेंट है और वेंचर कैपिटल है, वो कहानी बनाने में निकल गया। एक पेज का सवाल है। बताएं प्लीज, क्या इशू है यार? ये पेपर में आइडेंटिफाई करना था, ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कराऊंगा पेपर में, ये आवाजें आनी चाहिए आपके कानों में, पड़नी चाहिए मेरी, कि सोच लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है भाई। ये पेपर में आपके कान में बजना चाहिए। क्या मसला है? मसला तो बताओ, बाकी लोग तो बताएं, 2-3 लोगों के जवाब आ रहे हैं, हालांकि काफी लोग अभी लाइव में मौजूद हैं। इसमें इशू ये है, मैं बता देता हूं कि इक्विटी बीटा गड़बड़ है, 0.52 इज रॉन्ग, मार्केट रेट इज राइट 21%, आर एफ रिस्क फ्री रेट आर एफ वाई इज राइट 12%, बट व्हाट अबाउट दिस? दिस इज नॉट राइट 0.52, दिस इज इंडस्ट्री बीटा यार। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे पास नहीं है हमारा डेटा यार, मैं क्या करूं भाई? मेरे पास इक्विटी और डेट का रेशियो है इंडस्ट्री का। तो क्या कहते हैं, एक वर्ड में सुनना चाहता हूं, जो 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 एच एम ने बिल्कुल सही कहा अपने कमेंट में, मुझे क्या करना पड़ेगा? फौरन इसको अनगियर कर देना चाहिए। याद करें, ये बात याद आ रही है? प्रॉक्सी बीटे का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था भैया। दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो अब हम क्या करें जी? अभी जरा रुकते हैं, सबर करते हैं। एग्जिस्टिंग इक्विटी बीटा, या ये कह लें इंडस्ट्री इक्विटी बीटा को हमें यूज नहीं करना। हमें क्या करना पड़ेगा? बीटा एसिड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बीटा एसिड इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इनटू ई अपॉन, इनटू ई अपॉन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? हाँ जी, ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ भाई, मुझे एग्जामिनर को फॉर्मूला दिखाना है, मैं जिससे नहीं लिख सकता। ठीक है जी, तो जरा निकाल लेते हैं बीटा एसिड। कैसे निकलेगा? बीटा एसिड नहीं पता मुझे, बीटा इक्विटी पता है 0.52, कॉपी कर लेते हैं।
बीटा इक्विटी की जगह 0.52 आ गया। इक्विटी इंडस्ट्री, अच्छा ये अनगेयर करते हैं हम, अपना यूज नहीं करते थे, याद करें इंडस्ट्री का यूज करते थे, याद आ रहा है? जब ये इक्विटी बीटा उसका है तो अनगेयर भी हम उसी के हिसाब से करेंगे ना, याद करें। याद है ना ये बातें हमें? 0.29 था ना कॉर्पोरेट टैक्स रेट। टैक्स रेट ये रेट है। चलिए जी सॉल्व कर ले, बता दें क्या आ रहा है यार। व्हाट इज बीटा एसेट? जी, कंट्रोल यूज जो है ना वो अंडरलाइन के लिए होता है। 0.158 तो नहीं आ रहा है यार, गलत आ रहा है ये। गलत आ रहा है एचएम। इनका सही आ रहा है, राघत का सही आ रहा है 0.4204, आई गेस इट्स फाइन। कितना छोटा आ नहीं सकता। ठीक है, चेक कर ले, 0.4204 आ रहा है भाई, मैथमेटिक्स है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इसको फिर रीगियर भी तो करते थे, पहले अनगियर करते थे फिर रीगियर करते थे, याद करें। पहले अनगियर करते थे फिर रीगियर करते थे, याद करें। अनगियर करते थे यूजिंग इंडस्ट्री फिगर, ऐसा ही है। ऐसा ही है, पुरानी बातें रिकॉल हो रही हैं। रिवीजन करते रहे यार, साथ साथ देखें वरना मसला हो जाएगा। ठीक है, अब रीगियर करेंगे तो रीगियर किससे करेंगे? अपनी फिगर से करेंगे। फॉर्मूला मैंने पीछे लिख दिया है। अच्छा जी। रीगियर यूजिंग ओन फिगर, अब मुझे बताएं क्या इसका अपना डेट मौजूद है? जी, जवाब दें। 75 डेट नहीं लिया, इक्विटी लिया ना 75 भाई। ई फॉर इक्विटी। ऊपर इक्विटी आता है ना, ई आता है पहले लड़के। नहीं समझे, फॉर्मूले में ई ऊपर आता है ना, तो 75 लिया है। ये रहा। इक्विटी 75 है। ये तो पेपर में मिस्टेक नहीं करनी, क्राइम हो जाएगा ये तो। जुर्म हो जाएगा, जुर्म, जुर्म समझते हैं। पेपर में नहीं करिएगा, अभी हो जाए मसला नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारी अपनी कोई गेयरिंग है। हम्म। सिंस देर इज नो लाइबिलिटी। याद आ रही है बात यार? ऑफ न्यू को कहीं लिखा हुआ था। देयर फॉर क्या मैं कह सकता हूं कि बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी। ये लाइन जो मैंने बोल्ड से लिखी है, इटैलिक भी कर दी है, अंडरलाइन भी कर दी है, क्या ये बात आपको समझ आती है? प्लीज मुझे यस और नो में जवाब दें, जो लोग लाइव में मौजूद हैं प्लीज इतना तो कर सकते हैं ना, यस और नो में जवाब दे दें। नहीं आ रही नो कर दें, कोई बात नहीं। और अगर आ रही है तो यस कर दें प्लीज यार, जो लोग लाइव में मौजूद हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है। ये लाइन जो मैंने बोल्ड से लिखी है, अंडरलाइन भी कर दी है, इटैलिक भी कर दी है, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि ये एग्जामिनर ने कहा है कि ये बहुत सारे बच्चे पिक नहीं कर सके, और मुझे बहुत हैरानी है यार, हम हमारे स्टूडेंट अगर ये नहीं पिक कर सके तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। बट कोई मसला नहीं है, अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है ये बात हमें? कहाँ से पकड़ा हमने? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको पता, देखें रीडिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऊपर नहीं लिख रहा था उस वक्त आपको शायद रिडंडेंट लगेगा, बहुत सारे लोगों को रिडंडेंट लगेगा, जो हमसे नहीं पढ़ते उनको तो खास तौर पे लगेगा। ठीक है कि यार ये सर क्या टाइम नया करने बैठ गए थे शुरू में। मगर ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर जाती हैं। ऊपर उसने कहा कि एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर होंगे, नीचे उसने कहा कि कोई लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी, तो यहाँ से हमें ट्रिगर हुआ कि जब कोई लायबिलिटी नहीं है यार, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इसकी कोई वो ही नहीं है, गेयरिंग ही नहीं है। तो अब मुझे बताएं, यहाँ मुझे और भी चेंजेस करने चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए? मैंने स्ट्रक्चर तो बना लिया था ऐसे ही, आपके एंगल से सोचते बीइंग अ स्टूडेंट मैंने स्ट्रक्चर तो बना लिया था, मगर अभी मुझे समझ आ रहा है ये स्ट्रक्चर मेरा बेकार है। क्या मुझे वैक पे डिस्काउंटिंग करनी है? मुझे जवाब दें।
क्या मुझे वाकई वैक पर डिस्काउंटिंग करनी है? वैक के लिए सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, क्या मेरे लिए ये सारे इंग्रेडिएंट जरूरी हैं? ईमानदारी से बताएं, जिन्होंने वैक पढ़ा है उनको ये बात पता है, मर्जर इक्वेशन से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो मैं बातें कर रहा हूँ आपकी वैक से रिलेटेड करो। मर्जर इक्वेशन स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, मगर अगर आप देखें इसमें मर्जर इक्वेशन की कोई बात आ ही नहीं रही, इसमें तो सारी बातें वैक और इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से आएंगी। जी जवाब दें अब मुझे, क्या मुझे इतने बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत है? क्या मुझे वैक के लिए पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है? जवाब दें, क्या करना चाहिए मुझे यार? मैं थोड़ा स्मार्ट मूव चाहता हूँ आप लोगों से यार। व्हाट आई नीड टू डू इज यार, प्लीज देखें ये पेपर में इतना तो यार हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा यार, ठीक है? हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें वैक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें वैक की जरूरत ही नहीं है, इन सारी कहानी की हम इसे डिलीट करेंगे। हम कहेंगे कि यार इसमें नो नीड टू कैलकुलेट वैक, ठीक है? नो नीड टू कैलकुलेट वैक, ठीक है? ठीक है, नो नीड टू कैलकुलेट वैक, डिस्काउंट रेट विल बी के। ठीक है जी, देखें ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं चाहता डायरेक्ट आपको, डायरेक्ट कोई मेरे करने की जरूरत नहीं थी, इतनी लंबी वर्किंग अपना अपना भी टाइम ज़ाया नहीं करता, आपका भी टाइम ज़ाया नहीं करता। मगर ये पूरी लंबी कहानी मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यार अभी हम समझने के लिए बैठे हैं। आप मेरी बात समझो, मैं डायरेक्ट आपको बोलता रट्टे लगा लो कि ही लगेगा यार, बस इस तरह इस तरह इस तरह कर लो, नहीं। लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। टाइम बचाना बिल्कुल है मैं पेपर में, मगर ये पेपर में ना टाइम का मसला ही नहीं था। ठीक है ना? तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं और सवाल आसानी से हो जाता है। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नो नीड टू कंप्यूट वैक, डिस्काउंटेड विल बी के ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डेट, ठीक है? तो फॉर्मूला हो जाएगा, चलिए यहाँ पे बीटा इक्विटी की जगह बीटा एसेट आ जाएगा, ठीक है? ये मैं खाली बीटा लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, खाली बीटा लिख रहा हूँ, और 0.4204 बीटा आएगा इसमें। आपको पता है इक्विटी बीटा आता है, मगर सवाल में एसेट बीटा आ रहा है। अब ये नहीं जहन में बिठा लेना कि नहीं जी ये तो मैंने एपीवी के बगैर कर दिया, ये मैंने आपको पूरी लॉजिक बता दी कि क्यों मैं 0.4204 एसेट बीटा यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बीटा एसेट बीटा इक्विटी बराबर हो गए, और डिस्काउंटिंग जो है वो कहीं पे होगी। चले जल्दी से बता दें कितना आ रहा है यार, ये प्लीज अब गलती ना करें यार। व्हाट इज द रेलिवेंट डेट यार? मेरे पास भी कैलकुलेटर है ना यार, मैं भी कर लेता हूँ। 0.4204 इंटू 21 - 12, ठीक है, +12, 15.78, 15.78%। 15.78 थोड़ा सा अनफ्रेंडली लग रहा है, बट जैसे आपको सही लगे। आप 15.78 पे करना चाहते हो 15.78 पे कर लो। आप इसको राउंड करना चाहते हो 15.8 भी कर सकते हैं। एग्जामिनर ने 15.8 किया हुआ है, और 16 करना चाहो 16 भी कर सकते हो, 16 बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक 1 डेसिमल प्लेस कर लेते हैं। 2 डेसिमल प्लेस बहुत अजीब सा लगता है और बिल्कुल राउंड करना भी मुनासिब नहीं है। तो ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है जी। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे जितनी बातें हो गई हैं उसको मैं कहीं नोट करना चाहूँगा। तो मेरा आप लोगों के सवाल से वन, गलती से 1C पे मैंने सॉल्व कर लिया ये है। तो इस यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें प्लीज़, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट? मुझे कंफर्म करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ज़रा देखें, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, 1 मिनट रुकें। अच्छा जी, तो इसको सेव कर लेते हैं, ये मैंने प्रिंट स्क्रीन कर दिया इसको। अच्छा, इसको कैसे सेव करते हैं ये मैंने तरीका पहले भी बताया हुआ है कि आप एक काम करें, एक वर्ड की फाइल ओपन करें। ठीक है, एक वर्ड की फाइल ओपन करें, और इसको जो है ना क्या कहते हैं, आप ले जाएं कहाँ पे, वर्ड की फाइल में ले गए। मैंने एक वर्ड की फाइल ओपन कर ली है ऑलरेडी, सही है जी, इसको यहाँ ले गए। अब इतना सारा एरिया आ गया, जो अनवांटेड एरिया इसको आप क्रॉप कर दें। ठीक है जी, अनवांटेड एरिया जो है ये आपका क्रॉप हो जाएगा। मुझे ये सारा चीज़ें नहीं चाहिए। ये देखें जी, ये देखें, ये आ गया। ठीक है जी, तो ये वर्ड में अब मैं इसको क्या किया, स्नैपशॉट लेके अनवांटेड एरिया क्रॉप करके हमने इसको पेस्ट करा दिया यहाँ पे। अच्छा, अब हम वापस आते हैं ज़रा, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे इस पे।
जो हमारा सोल्यूशन चल रहा था। ठीक है, तो ये हमने के ही निकाल लिया, सही है। अब हम कैश फ्लोज पे जाएंगे, बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक हमारा डिस्काउंटेड है, बात हो गई है कि डिस्काउंटेड विल बी के ही, सही है, नॉट वैक, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या है। ठीक है, नो नीड टू कंप्यूट वैक, सही है, डिस्काउंटेड के ही होगा। अब हम कैश फ्लो से बात करते हैं। कैश फ्लो पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे आपसे करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जो एक और प्रॉब्लम था जो एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई किया, मुझे भी बाद में जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार ये पॉइंट ऐसा है जिस पे डिटेल बात करनी चाहिए। इवन तो इस पे दो राय ली जा सकती है, मगर इट्स बेटर कि हम ये तरीका लें जो अभी डिस्कस हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कैश फ्लोज के लिए हमारे पास ये प्रॉफिट है या ये प्रॉफिट यूज होगा? नहीं। हमें वो तरीका याद है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब वेरिएबल ग्रोथ रेट होता है तो फॉर्मूले का पार्ट ये वाला ग्रोथ रेट बनेगा, और 5 साल का हमें मैनुअल काम करना पड़ेगा। जब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होता था कि जब हमारे पास वेरिएबल ग्रोथ रेट होते थे, याद करें, जब हमारे वेरिएबल ग्रोथ रेट होते थे तो फिर हम क्या करते थे? फिर हम ये करते थे कि क्या करते थे, याद करें, कि पहले हम मैनुअल चलते थे, यानी कि 5 साल का मैनुअल किया जाएगा। ईयर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पहले ये मैनुअल काम किया जाएगा, उसके बाद 6 टू इन्फिनिटी को बाद में देखा जाएगा क्या करना है। 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 1107, इस पे 5% का ग्रोथ लगाना है अगले 5 सालों तक। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज हो सकता है या इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है? प्लीज जवाब दें। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज हो सकता है या इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है? जवाब दे दें मुझे प्लीज। देखिए, पार्टिसिपेट करेंगे यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करिए, जवाब दीजिए। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज किया जा सकता है 1107, ठीक है। अभी इस पे ग्रोथ रेट, ऐसे ये ग्रोथ रेट वाला प्रॉफिट नहीं है, एग्जिस्टिंग है ना, लास्ट 12 मंथ्स का है। तो हमें तो आगे का काम करना होता है, फ्यूचर कैश फ्लो। मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है? जी बताएं सरबुलंत, क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है? ठीक है, आप कह रहे हो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है क्या? अच्छा, अब एक यार प्लीज बात सुनिएगा, ये बात थोड़ी सी कान खोल के सुनने की है। हालांकि इसकी वजह से मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे, मैं नहीं समझता। मगर ये बात हमें आनी चाहिए, क्योंकि अब हम पेपर में जाने जाने वाले हैं कुछ टाइम बाद, सही है, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, तो फिर हमें ये बात प्लान में रखनी होगी। अच्छा, ये बात जो है ना, ये देखेंगे यहाँ से साढ़े 800 मिलियन पे जो बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इंक्लूडिंग एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट एंड ओवरहेड ऑफ 850 मिलियन, इस पे बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। लेकिन दिखने से ये लग रहा है इरेलीवेंट है। अच्छा, क्यों इरेलीवेंट होता है ये? क्यों? 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 वो हमने पढ़ा ना, थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, किसी को याद है? जब रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ते थे तो हम कहते थे थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं मिटा दूंगा, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, थिंक लाइक अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम, याद है किसी को ये मैंने रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ाते हुए बताया था कि जब सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सोचते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो एडिशनल होता है सिर्फ वो रेलिवेंट होता है, एडिशनल रेलिवेंट होता है। ठीक है, यही बात हमने करते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एलोकेशन का मतलब होता है कि ओवरऑल टोटल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है ना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ से अगर ये हट भी जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सेम रहेगी। यानी कि एलोकेशन का मतलब होता है कि बांटा हुआ है कॉस्ट को, 850 मिलियन ये है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट, मगर आपको आपके हिस्से में इतनी आई है। अच्छा, अब यार ये जो मैं अगली बात करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखें, गौर से सुनिएगा। अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब अगली बात करने जा रहा हूँ। मुझे बताएं, क्या हम ये किसका काम करें? हम न्यूको का काम करें ना, न्यूको। न्यूको इज अ प्राइवेट बिजनेस एंड ऑल दीज थिंग्स। मुझे एक बात बताएं, क्या न्यूको अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा या अलग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा? जवाब दें प्लीज, गौर से सुनिएगा मेरी बात को और समझने की कोशिश करिएगा। ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक एंगल से दिखाना है चीज को। क्या न्यूको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहेगा या नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा? जवाब दें, यस और नो। क्या लगता है आपको, यस और नो तो नहीं, खैर। अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहेगा, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? अभी क्या हो रहा था, अभी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, तो कुछ प्रॉपर्टी हमने उसको दे दी थी, हमने कहा यार ये कुछ प्रॉपर्टी आप रख लो, सही है ना, कुछ मतलब हमारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लो, और कुछ ओवरहेड वो हमारे इस्तेमाल कर लिया करता था। हम उसको कहते थे 850 मिलियन इन चीजों का पे कर दो। ठीक है, यानी कि 850 मिलियन के अगेंस्ट वो कुछ ओवरहेड यूज कर रहा था पेरेंट कंपनी के, और प्रेमिसेस यूज कर रहा था। क्या ये बात समझ आती है? 850 मिलियन रुपीज की जो एलोकेशन बियर कर रहा था, वो किस जमाने में कर रहा था, किस वजह से कर रहा था, किस नियत से कर रहा था, किस चीज के लिए कर रहा था? वो इस चीज के लिए कर रहा था क्योंकि उसको वो उस पेरेंट कंपनी का, ओवरऑल कंपनी का जो इनोवेटर है, इसका कुछ ओवरहेड इस्तेमाल कर रहा होगा और कुछ प्रेमिसेस इस्तेमाल कर रहा होगा, जब भी उसका शेयर वो एलोकेशन के हिसाब से दे रहा था। याद करें, कॉस्टिंग में सबने एलोकेशन पढ़ा हुआ है।
जो ओवरहेड्स की एलोकेशन होती है वो यूजेज की बेसिस पे होती है ना, फ्लोर एरिया की बेसिस पे होती थी। याद करें, पास्ट में पढ़ा है बहुत पहले कॉस्टिंग, बहुत बचपन सुना रहा हूं मैं आपको। आपका किसी ने कैफ 8 कॉस्टिंग पढ़ा होगा, किसी ने कैफ 3 कॉस्टिंग पढ़ा होगा, वो कैफ 5 हो गया है इस स्कीम में। खैर, तो ये बात किसी को याद आ रही है कि जो एलोकेशन होती थी उसके पीछे रैशनल ये होता था कि यू आर यूजिंग दी सर्विसेज ऑफ दी ओवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई यू नीड टू बेयर सम कॉस्ट। अब पॉइंट ये मैं मानता हूं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये कॉस्ट तो इनकर होगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये इररिलेवेंट है। मगर मुझे एक बात बताएं, जब न्यू को अलग हो जाएगा, और से सुनिएगा, जब न्यू को अलग हो जाएगा तो क्या इसको अपना प्रेमिसेस लेना पड़ेगा? हाँ या ना? जब न्यू को अलग हो जाएगा, जब न्यू को नया बिजनेस बन जाएगा, क्या उसको अपना प्रेमिसेस लेना पड़ेगा? जवाब दें, यस और नो। क्या लगता है आपको? जी। जब न्यू को अलग हो जाएगा, क्या उसे प्रॉपर, क्या उसे पुरानी इनोवेटिव का शेयर मिलेगा? नहीं, इनोवेटर बोलेगा जाइए अपना काम करिए, इनोवेटर बोलेगा जाइए अपने ओवरहेड्स खुद बियर करिए, इनोवेटर बोलेगा जाइए अपने प्रेमिसेस खुद रेंट पे लीजिए। अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, हम आपके बिजनेस को सेल कर रहे हैं, हम आपके बिजनेस को अलग कर रहे हैं, ये बात होगी। तो अब मुझे बताएं, मैं मानता हूं अभी ये कॉस्ट 850 रुपीज की ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इनकर हो रही थी, जो कि हम पे बोझ डाला जा रहा था। मगर कहने का मतलब है, जब ये न्यू को अलग हो जाएगा तो भी ये कॉस्ट तो उसको पे करनी होगी। ठीक है, ठीक है, हो सकता है 850 ना हो सकता है 950 मिलियन हो जाए, हो सकता है 750 मिलियन हो जाए। मगर बहरहाल आप इस बात से एग्री करेंगे, इसको आइडिया से एग्री करेंगे कि ये जो ओवरहेड का हिस्सा पहले इसको, जो ओवरहेड ये पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल के यूज कर रहा था वो नहीं कर सकेगा, इसको अपने ओवरहेड इनकर खुद करने पड़ेंगे। जो प्रेमिसेस वो पहले इनोवेटर के यूज कर रहा था, अब वो प्रेमिसेस यूज नहीं करेगा, उसको अपने प्रेमिसेस यूज करने पड़ेंगे। तो ठीक है, एक तरह तो मैं कह सकता हूं कि ये कॉस्ट इररिलेवेंट है, हटा दो। मगर बहरहाल फिर मुझे बाद में अपने प्रेमिसेस ओवरहेड्स की कॉस्ट भी तो ऐड करनी है। तो मैं इतनी सारी बातों को घुमा फिरा के करने के बजाय, मैं अगर टू द पॉइंट बात करूं, तो मुझे ये लग रहा है कि 850 मिलियन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इनकर हुआ था। मगर अब हम ऑर्गेनाइजेशन से हट रहे हैं, अब ये 850 मिलियन बहरहाल हमें, चूंकि ओवरहेड की भी जरूरत होगी और प्रॉपर्टी यानी कि प्रेमिसेस की भी जरूरत होगी, इस वजह से 850 मिलियन हमें फिर भी इनकर करने पड़ेंगे। अब मुझे बताएं, क्या मैं हटाऊं या नहीं हटाऊं? इतनी 2 मिनट की 3 मिनट की बात के बाद अब आपको क्या लगता है, क्या ये 850 मिलियन हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, रह देना चाहिए? जल्दी से बता दें, यस और नो में जब उसमें वो कमेंट में बता दें यार प्लीज। ठीक है, पढ़ने से इंप्रेशन मिल रहा है इरेलीवेंट है, पढ़ने से कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इनकर हुए हैं, हमारे अलग से जेब से नहीं गए। मगर अब चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की अम्ब्रेला से हट रहे हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के शेडो से हट रहे हैं, तो फिर तो ये कॉस्ट फिर हमें जेब से इनकर करनी पड़ेगी ना यार। क्या ख्याल है, रेलिवेंट हो गई ये बात? बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1107 है। इसको मैं जरा ग्रोथ कर देता हूँ इसकी 1107 की। यहाँ से जाके लिखना पड़ेगा भाई, F2 दबता नहीं है यहाँ पे। 1.05 की पावर वन, पावर वन क्यों कर रहा हूँ? पावर वन, वन ये रहा, ये रहा, वन ये ले लेता हूँ। इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना भाई। पावर वन, 1162.35, ये बात समझ आ रही है भाई? 1162.35, ये ओवरहेड आपका रेलिवेंट होगा पहले साल का। अच्छा, अगला साल का कौन सा रेलिवेंट होगा? अगले साल का इसी को फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये देखें मैंने क्या किया, ये देखें क्या किया। 1.05, 5% ग्रोथ है, पावर टू यहाँ से लगा लिया। ये ऊपर है ना, एयर नंबर ऑफ एयर के पावर लगा लिया, क्योंकि ये जो फिगर गिवन थी ये तो आपको अभी की गिवन है ना। ठीक है, चलो भाई, कितना हो गया? 5 सालों के लिए ये करना है। अच्छा, इसको थोड़ा मुनासिब कर देंगे, अभी ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको मुनासिब करते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, इस पर टैक्स लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ये भी लोगों ने एक ब्लेंडर कर दिया था जी। जल्दी से बताएं, क्या इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ, ऐसा ही है। मगर इंटरेस्ट तो है ही नहीं, लाइबिलिटीज तो है ही नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। अच्छा, क्या टैक्स है या टैक्स भी माइनस ना करें? टैक्स है। कितना टैक्स है भैया? 29% टैक्स है। तो चलें जी, टैक्स जल्दी से माइनस कर लेते हैं। 29%, माइनस का साइन लगा लेते हैं ताकि खुद ब खुद माइनस आ जाए। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट रिजल्ट शुरू हो गया अब हमारा। दोनों को नेट कर ले, डेसिमल हटाता हूँ अभी ना, टेंशन नहीं ले, डेसिमल अभी हटा देंगे। मुझे पता है थोड़ा अजीब से लग रहे हैं डेसिमल, मगर
अभी करते हैं डेसिमल का बंदोबस्त। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। सिक्स टू इन्फिनिटी को देखते हैं अभी। डिस्काउंट फैक्टर क्या था हमारा? 15.8%। 15.8%। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.158 की पावर वन से। ठीक है ना, डिस्काउंटिंग करनी तो हमें आती है ना। हमें डिस्काउंटिंग करनी तो हमें आती है। डिस्काउंट कर देंगे 1.15। अच्छा नहीं, एक मिनट, डिस्काउंट फैक्टर अलग से लिख लेता है। 1/1.158 की पावर वन इज इक्वल टू का साइन तो लगा लो भाई। पावर वन, ये वहां पावर वन यहाँ से उठा लें। अभी डेसिमल सही करता हूँ मैं, और पेरेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी फिर वैल्यू को सही कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया सही। और इसको यहाँ से उठाएं, ये ब्रश में लगा दें। ये देखें, ये सही हो गया। डिस्काउंट फैक्टर के लिए 3 डेसिमल प्लेस करना है, कोई बात नहीं। 2 डेसिमल प्लेस करना है, 3 डेसिमल प्लेस करना है, ऐसे कर लें। अभी कुछ मुनासिब हो गया, साफ सुथरा हो गया ये। हम उसको सम कर लेते हैं। 1 to 5। अभी से मुश्किल हो जाएगा भाई, अगर बिल्कुल वीएफडी फर्स्ट टाइम पढ़े जिंदगी में, तो फिर तो मुश्किल है भाई, फिर अभी नहीं दें पेपर आप। और अगर बीएफडी पहले पढ़ा हुआ है, फिर रिवीजन करना है, तो फिर अभी हो सकता है। ठीक है ना, रियलिस्टिक रहें। और कोई पेपर नहीं है, खाली बीएफडी है, तो ठीक है। मगर अगर आपके पास और पेपर्स भी हैं, तो फिर मुश्किल होगा। बीएफडी प्रैक्टिस वाला पेपर है, देखें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फंस जाएंगे। अच्छा, इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट करना नहीं भूलिएगा यार, प्लीज। ठीक है जी, बात समझ आ गई। आगे बढ़े। नहीं मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आप बीएफडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो प्रिपेयर हो सकता है दिसंबर 25 के लिए, क्यों नहीं प्रिपेयर होगा? बट अगर कोई बंदा, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारा कैफ का पेपर दिया है अपने, और अब हम जो है ना, ये किसी वजह से उनका जो भी था, बी कॉम पे आर्टिकल चल रही है, वो कहते हैं हम 2 महीने में बीएफडी उठाते हैं, आखिरी के 2 महीने। फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 महीने में बीएफडी प्रिपेयर करना फुल फ्लैश जीरो से, दैट्स नॉट वाइज आई थिंक, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और कोई पेपर नहीं है, देख ले 100 घंटे यार। ये मुझे आप पर्सनल बात करें ना, यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये तो सेशन के दौरान तो नहीं बात करनी चाहिए। मुझे, मेरा नंबर आपके पास होगा, मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लें। नहीं है नंबर मेरा, ये लें, लिख लें। 0321 211 2963। ठीक है, ये नंबर नोट कर लें मैंने। अच्छा, तो हमने ये निकाल लिया, मगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एयर 5 ऑनवर्ड्स पे हमें बात करनी है। ये 1 to 5 हुआ है। एयर 5, एयर 6 to इन्फिनिटी। दो अप्रोचेज है हमारे पास। एक है नंबर 1, विदाउट ग्रोथ। और फिर नंबर 2 है विद ग्रोथ। ये नंबर नोट कर लें, जिसको भी मुझसे कोई कांटेक्ट करना हो तो मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए मैं मिटा देता हूँ, नंबर लिख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा। विद ग्रोथ एंड विदाउट ग्रोथ। पहले विदाउट ग्रोथ पे बात कर लेते हैं। विदाउट ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ में फिर याद है परपेचुइटी का एक फॉर्मूला लगता है। परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/i। ये तो इस तरह कर लो, या कैश फ्लो डिवाइड बाय आई। ठीक है।
तो सिंपल है यार, बात को कैश फ्लो डिवाइड बाय कर लेते हैं। क्या था कैश फ्लो आखिरी साल का? 1003 है ना कैश फ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 0.158। अच्छा कितना हो गया? 6348.1। ठीक है। मगर इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा ना, ये तो 1 से इन्फिनिटी आ गया। तो क्या करें इसको? कितने डाल के लिए डिस्काउंट करेंगे? कितने साल के लिए डिस्काउंट करेंगे? कितने साल के लिए डिस्काउंट करेंगे? 5 साल, 6 साल? इसमें लोग अक्सर गलती कर लेते हैं, इसलिए मैं एक ऑल्टरनेट तरीका सिखा देता हूँ लोगों को। चैट के थ्रू बता दें यार। ये तो 6 to इन्फिनिटी है ना। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, एक और तरीका भी है हमारे पास बड़ा आसान सा। पहले इस तरीके को देख लेते हैं। दूसरा तरीका भी है। पहले दूसरे तरीकों को दिखाता हूँ, फिर मैं इस पर बात करूंगा। डिस्काउंट फैक्टर फॉर 1 से इन्फिनिटी। 1/i। 6.32 लेस। अगर 6 to इन्फिनिटी चाहिए, डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर 1 to 5। तो ये जो डिस्काउंट फैक्टर आता है। जी। ये तरीका याद है, ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने लेक्चर्स में। तो ये तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिवीजन में हमारा मकसद है, इसलिए हम दोनों तरीकों से कर रहे हैं। कैश फ्लो क्या था? ठीक है। हाँ, डिस्काउंटिंग वो मैं आपको बताता हूँ ना अभी। इन्फिनिटी का साइन मुझे मिल नहीं रहा यार। इन्फिनिटी का साइन कीबोर्ड पे मेरे ख्याल से ये होता है ना। नहीं, इन्फिनिटी का साइन ये नहीं होता वैसे, खैर। मगर मैंने गुजारा करने के लिए ये डाल दिया है। इन्फिनिटी का साइन कीबोर्ड में नजर नहीं आ रहा है मुझे, इंसर्ट सिंबल से करना पड़ेगा। चलो खैर है, कोई बात नहीं यार, इतना बड़ा मसला नहीं। और पेरेंट वैल्यू ईयर 1 से 5 की कितनी थी? ये रही। ठीक है जी, बात समझ आई। क्लियर है। इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और ये तरीका वापस भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं पूछ रहा था आपसे कि मुझे बता दें क्या सीन है। डिस्काउंट फैक्टर फर्दर डिस्काउंट फॉर कितने साल के लिए डिस्काउंट करना है? 5 ईयर्स। ये दूसरा तरीका है, मतलब ये भी तरीका फॉलो कर सकते हैं और नीचे वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। तो 6348.1 डिवाइड बाई 1.158 की पावर 5, देखें क्या आ रहा है। सेम आ रहा है आंसर? सेम आ रहा है आंसर? 3048.6 वही आ रहा है, 30 देख रहे हैं, ये रहा 30। जो आपको अच्छा लगे। 5 साल पे डिस्काउंट करना है। ये देखें, ये रहा 3049 और ये रहा 3049।
कुछ बात समझ आ रही है? ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका याद समझ आ रहा है ये वाला, विदाउट ग्रोथ। टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू न्यू की कितनी है? ठीक है जी। क्लियर है बात हमें? हाँ जी, बात समझ आई। 5 साल में डिस्काउंट करना है, 5 साल में डिस्काउंट कर लो, लंबे तरीके से करना है, लंबे तरीके से कर लो, ये ज्यादा सेफ अप्रोच है जो मैंने नीचे की थी एक्सेल पे। अच्छा, विद ग्रोथ में क्या करना होगा? फॉर्मूला लगेगा, टर्मिनल वैल्यू वाला। ठीक है जी। क्या फॉर्मूला लगेगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? अच्छा, ये फॉर्मूला असल नहीं है, ये फॉर्मूला रीमेक है। असल फॉर्मूला ये नहीं था, असल फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? जी। हाँ जी। असल फॉर्मूला ये था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का, पी नॉट इज इक्वल टू डी वन अपॉन के मैनर्जी, जो मैंने वैक में आपको ऑलरेडी सिखा दिया था। फिर इसी से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जब कैश फ्लो में ग्रोथ आएगी, डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है यहाँ पे सवाल में, ध्यान में रखिए, कैश फ्लो में ग्रोथ है या प्रॉफिट में ग्रोथ है, ये जो सवाल में लिखा हुआ था ऊपर। प्रॉफिट कैश फ्लो एक ही कैश फ्लो में कह रहे हैं ना। तो कितनी ग्रोथ है ये? 3%। इनफाइनाइट तक जा रही है। कि 5% वाली ग्रोथ मैंने देख ली है। अब 3% वाली ग्रोथ विद विद ग्रोथ को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला यही डिविडेंड ग्रोथ वाला फॉर्मूला ही है जो यहाँ टर्मिनल वैल्यू कॉन्सेप्ट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, हमें हमें फॉर्मूले की मोताजगी आई है, हमें फॉर्मूला कौन से ईयर से यूज करना है? कौन सा कैश फ्लो ऐसा है जो पहली बार इस फॉर्मूले का पार्ट बनेगा? और आसान कर लेते हैं, क्या ईयर वन का कैश फ्लो इस फॉर्मूले का पार्ट बन सकता है? सवाल का जवाब दें, वापस लिखने की वजह मैं बताता हूँ क्यों लिखा। क्या एयर वन का कैश फ्लो इस फॉर्मूले का पार्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि एयर वन में जो ग्रोथ रेट लगा हुआ है वो 5% लगा हुआ है। एयर वन में जो ग्रोथ रेट लगा हुआ है वो 5% लगा हुआ है, याद आ रही है बात किसी को भाई? एयर वन में जो कैश फ्लो लगा हुआ है वो 5% लगा हुआ है। अच्छा, एयर टू पे भी 5% लगा हुआ है, एयर थ्री पे, और हमें पता है 5% वाला ग्रोथ रेट इस फॉर्मूले का पार्ट नहीं बनेगा, 3% वाला ग्रोथ रेट फॉर्मूले का पार्ट बनेगा, क्योंकि इसका मतलब है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और कोई ग्रोथ रेट नहीं है, ये आखिरी ग्रोथ रेट है। ये आखिरी ग्रोथ रेट है, तो ये वाला ग्रोथ रेट फॉर्मूले का पार्ट बनता है। तो कौन सा ग्रोथ रेट फॉर्मूले का पार्ट बनेगा? 3% वाला ग्रोथ रेट, 3% वाला ग्रोथ रेट एयर सिक्स से एप्लीकेबल होगा, एग्री करेंगे? एयर सिक्स पहला साल है जिस साल आपको ये ग्रोथ रेट मिलेगा, उससे पहले जितने भी साल हैं सब में आपको 5% ग्रोथ रेट मिल रहा है। उससे पहले जितने भी साल हैं 5% ग्रोथ रेट मिल रहा है। देखें प्लीज, ये बात समझ आ रही है? थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, बारीक बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। वैक में डिटेल बात हो चुकी है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में भी ये बात हो चुकी है, और मर्जर इक्वेशन के अंदर, कैश फ्लो टेक्निक के अंदर भी ये बात बहरहाल कुछ सवालों में आई है। तो रिपीट करते हैं बात को कि जी 6%, एयर सिक्स विल बी द फर्स्ट रेट जहां पे ये ग्रोथ रेट लगेगा, किस पे लगाएं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे लगा दें, क्योंकि टैक्स भी तो है भाई। इसका मतलब है ये वो पहला खुश नसीब कैश फ्लो है जिसपे 3% वाला ग्रोथ रेट लग गया। ठीक है। अब एयर सेवन में भी यही ग्रोथ रेट लगेगा, सेवन एट में भी यही लगेगा, मगर ये पहला कैश फ्लो है सिक्स। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फ्री कैश फ्लो इन ईयर सिक्स, फ्री कैश फ्लो इन ईयर सिक्स डिवाइड बाय वैक माइनस जी। अच्छा, वैक नहीं होगा इस सवाल में, वैक नहीं है इस सवाल में, इस सवाल में कौन है? इस सवाल में वैक नहीं है, देखिए मॉडिफाई करना आना चाहिए। यही कुछ लोगों ने गलती से क्या किया पेपर में कि वैक निकाल लिया, ईडी वो वाला इंडस्ट्री का लेके वैक निकाल दी। यार ये तो जुल्म नहीं है? मुझे बताएं, अगर मैं ईडी इंडस्ट्री का यूज कर लेता हूं यहाँ पे, तो ये तो जुल्म हो जाएगा ना, मुझे तो अपना वैक यूज करना होता है यार।
ये भी लोगों से मिस्टेक हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि अफसोस की बातें नहीं होनी चाहिए थी एज पर एग्जामिनर कमेंट। अच्छा, तो अच्छा, ये मार्केट वैल्यू किस किस साल की आएगी? ईयर जीरो की आएगी या ईयर सिक्स की आएगी? अगर मैं ईयर सिक्स का कैश फ्लो यूज करता हूं तो मार्केट वैल्यू जो आएगी वो किस साल की आएगी? मुझे ईयर कंफर्म कर देंगे, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन से ईयर की मार्केट वैल्यू आएगी भाई? जवाब दें, ईयर जीरो की आएगी या ईयर फाइव की, ईयर सिक्स की आएगी? मुंह से निकल ही गया मेरे, खैर जवाब दें। हाँ, मेरे मुंह से निकल ही गया गलती से, ईयर फाइव की आएगी भाई, ईयर सिक्स की नहीं आएगी। भाई ईयर वन होता है तो ये ईयर जीरो होता है। याद करें मेरे पुराने डायलॉग, याद करें मेरे वैक की दूसरी तीसरी क्लास, याद करें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के लेक्चर्स जिसमें मैंने ये बात की थी। याद नहीं करवाया था, लॉजिक दी थी, एयर सिक्स है तो ये एयर फाइव होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो निकलती है हमेशा साल के शुरू की निकलती है, साल के शुरू की निकलती है। एयर सिक्स का शुरू मतलब एयर फाइव का एंड। याद आ रही है ये बातें? तो चलो जी, निकाल लो जल्दी से यार, बहुत बात इसमें मैंने आप लोगों से कर ली है, हालांकि ये बात तो मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी इतनी डिटेल में, खैर मगर कर ली तो कर ली, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं। फ्री कैश फ्लो इन ईयर सिक्स, फ्री कैश फ्लो इन ईयर सिक्स 1003 इंटू 1.03, के ई इज 0.158, ग्रोथ रेट इज। ठीक है जी, सॉल्व कर लें इसको जरा जल्दी से। देखें फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है फॉर्मूले लिखने की, मैं लिख रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा, देखें आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ना। डायरेक्ट लिख लें, चले डायरेक्ट सॉल्व कर लें। 1003 इंटू 1.03, इसको जरा सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है आंसर। 8071। अच्छा, इसको भी क्या करना पड़ेगा? इसको भी क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा ना भाई। 8 ईयर 5 है तो डिस्काउंट एट। चले, चले जी, कितना हो गया? कुछ वर्किंग यहीं कर लिया करें, जरूरी नहीं है कि हम जो है ना उसके लिए वो करें, एक्सेल पे ही करें ना। या चाहें तो ये कॉपी पेस्ट कर लें, चलें। अरे भाई, ठीक है जी, कितना आ रहा है? हाँ भाई, करो डिस्काउंट यार जरा। 333876। ठीक है जी, अभी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमें बना हुआ है। कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। ईयर सिक्स टू इन्फिनिटी आ रहा है 3876। वन से इन्फिनिटी मेरे पास है 2958। ना हो गया 6834। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। थोड़ा एक्सेल भी इस्तेमाल कर लिया, चले। तो ऊपर आ रहा था 6006, नीचे आ रहा है 6834। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है, आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो दो टेक्निक्स हमारी निमट गई हैं, इनको एक्सप्लेन भी कर देंगे, मसला नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इट्स टाइम कि हम इसको ज़रा वहाँ पे डाल देना ज़रा। हमने काफ़ी देर से इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया। प्रिंट स्क्रीन, जगह ज़्यादा नहीं है, चलो देखते हैं। अनवांटेड एरिया क्रॉप कर देते हैं, याद है ना आपको?
देखते हैं ये आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। अच्छा जी, इसको मजीद क्रॉप कर देते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया है। प्रिंट स्क्रीन। ये देख रहे हैं, ये आप इस तरह से अपना आंसर सेव कर सकते हैं वर्ड पे, और ये ज़रूरी है करना। ये मैं आपको पहले सवाल में डिटेल में समझा रहा हूँ, आगे के सवालों में मैं फिर ये वाली चीज़ रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको सही तरह देख लें, समझ लें, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। चलिए, तो ये अलहमदिल्ला हमारे टेक्निक्स निमट गई हैं दो। अब जल्दी से पी मेथड पे आते हैं, तीसरी टेक्निक पे आते हैं ज़रा। अच्छा जी, विद ग्रोथ भी हो गया, विदाउट ग्रोथ भी हो गया, अब आ जाते हैं पी मेथड पे। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। पी मेथड। अच्छा, पी मेथड में क्या होगा जरा देख लें, जरा जल्दी से आसान कर लेते हैं, हम काफ़ी जो डिटेल डिस्कशन था वो हो चुका है। डी मेथड में हमें पी रेशियो दिया हुआ है 12। अच्छा, एक बात का जवाब नहीं, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है? ऊपर कहीं लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी? खाली कंपनी लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ नहीं है लिस्टेड है अनलिस्टेड है। मैं सर्च भी कर लेता हूँ कंट्रोल F करके। लिस्टेड क्वेश्चन 2 में आ रहा है, क्वेश्चन 1 में लिस्टेड नहीं आ रहा, मतलब मैं कंट्रोल F करके भी देख रहा था। तो इसका मतलब ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। जब लिस्टेड कंपनी नहीं होती, पी मेथड में तरीका क्या होता है ये समझ लें, आसान है। ठीक है जी। जी व्हाट्सएप में चेक करता हूँ, मगर अभी व्हाट्सएप नहीं चेक करूंगा, अभी तो क्लास चल रही है ना। ठीक है, बाद में इंशाल्लाह क्लास के बाद, शाम तक। अच्छा, पी मेथड में क्या सीन है जी, पी मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, पी मेथड से ही निकला है ये। जैसे पी का फॉर्मूला होता है ना, पी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग्स पर शेयर। ये पी का फॉर्मूला होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई ईपी अर्निंग्स पर शेयर। इसी को हमने क्या किया, अगर इससे मार्केट वैल्यू निकालनी है तो ये दो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू पर शेयर निकालनी है अगर आपने। ये मैं थोड़ी डेरिवेशन लिख रहा हूँ, पेपर में डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे आप ना। पी रेशियो इंटू EPS, अर्निंग्स पर शेयर। और ये भी कर सकते हैं टोटल, ये तो पर शेयर आई, और टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है, ई रेशियो इंटू अर्निंग्स। अर्निंग्स पर शेयर नहीं, अर्निंग्स। अर्निंग्स किसे कहते हैं, प्रॉफिट और टैक्स को कहते हैं। अर्निंग्स पता नहीं किसे कहते हैं? तो आपको सवाल में अर्निंग्स पता है? अच्छा, अर्निंग्स में कौन सी यूज होती है, ये ध्यान में रहे। अर्निंग्स में कौन सी यूज होती है, जो पी रेशो में अर्निंग यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, बताएं जरा प्लीज। कौन से साल वाली अर्निंग यूज होंगी, फ्यूचर वाली यूज होंगी, या करंट यूज होती है? जल्दी से जवाब दें। करंट यूज होती है ना, क्योंकि अगले सालों की अर्निंग में तो ग्रोथ रेट का इंपैक्ट आ रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट भी चल रहा है, आफ्टर आफ्टर टैक्स। तो चले जी, सवाल में देख लेते हैं कितनी अर्निंग्स करंटली, 1107। ये बात हो गई, 850 रहेगा इसमें। 1107 इस पर नेट ऑफ टैक्स कर दें। यार यहाँ कर लेता हूँ, चलो भाई खुशी के लिए। देख लो भाई, एक्सेल यूज कर लेता हूँ आपकी खुशी के लिए। क्या करें? अच्छा चलो डायरेक्ट कर लेते हैं ना यार, इंटू 0.71 कर दूं, शॉर्टकट लगा लूं।
हम्म। नहीं 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 सर, एक्सेल करें सर, एक्सेल है ना, यूज करें। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। 1107, टैक्स 29%। मुश्किल तो नहीं है यार ये सवाल अभी तक। ये सारी बातें पुरानी रिपीट हुई हैं। प्रॉपर्टी आफ्टर टैक्स, इसको जरा डेसिमल सही कर लेते हैं इसके। ये लेंगे। पीएटी इज अर्निंग्स। चलें जी, ये आसान हो गया, अर्निंग्स आ गई हमारे पास। अब इसको क्या करें जी, पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी रेशियो एडजस्टेड लेना पड़ेगा क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है। इंडस्ट्री का पी रेशियो है ना, तो इंडस्ट्री में तो लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों आ नहीं आ जाते। नहीं, डिविडेंड लेस नहीं होता पीएटी से। अगर डिविडेंड लेस होगा तो रिटेन प्रॉफिट आ जाएगा, मैं रिटेन प्रॉफिट थोड़ी चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं, वो तो बैलेंस शीट के लिए चाहिए होता है रिटेन प्रॉफिट। तो डिविडेंड माइनस करके तो रिटेन प्रॉफिट नहीं आता, याद करें, याद करें। नहीं, ठीक है अच्छा। अब ये पी रेशियो इंडस्ट्री का है, तो इसमें अच्छा कितना कितना लगता था, जिन्होंने मर्जर इक्वेशन की क्लास ली हुई है उनको ये बात पता होनी चाहिए। अगर अनलिस्टेड कंपनी होती तो कितनी कटिंग करते हैं, कितना एडजस्टमेंट फैक्टर लगता है। याद है एडजस्टमेंट फैक्टर लगाते थे, कभी 2/3 लगाते थे, कभी 3/4 लगाते थे। कुछ मेंशन नहीं है तो कुछ भी लगा लो। आई के अपने अजीब ही लगाया, वो उस पर नहीं जाना। आई के अपने 90.9 लगाया, 10% रिडक्शन किया है। मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हम या तो 2/3 लगाएं, 3/4 लगाएं। मुझे सवाल में कोई ज्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच नजर नहीं आ रही, कोई नेगेटिव अप्रोच नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा कोई नेगेटिव फीचर नजर नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं फिर 3/4 लगा लेता। कितना बनता है भाई, 3/4 9। तो मार्केट वैल्यू एज पर पी टेक्निक कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लें। 7074। अच्छा, ये क्यों लगता है एडजस्टमेंट फैक्टर, इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखें, जो लिस्टेड कंपनी होती है ना उसमें शेयर बेचना आसान होता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। और जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उसके शेयर बेचना मुश्किल होता है। ये बिल्कुल सीखना है कि आपके पास एक बाइक है, सही है ना, कौन सी CD 70 या 125 होंडा की, ये बेचना आसान है, हाथों हाथ बिक जाएगी, कैश आइटम। बट अगर आपने एक स्पोर्ट्स बाइक ली है, स्पोर्ट्स बाइक, आपकी सीए क्वालिफाई हुआ, आपने कहा यार मुझे बाइक का बड़ा शौक है, मैं स्पोर्ट्स बाइक लेता हूँ, हैवी बाइक लेता हूँ। हैवी बाइक समझते हैं, आपने एक हैवी बाइक बुक करा ली, लेकिन 1000 सीसी की, मिसाल के तौर पर, और वो जबरदस्त आप उसे लेके घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। मगर 2 महीने बाद आपको शौक पूरा हो गया, आपने कहा यार बस, दैट्स ऑल। 2 महीने बाद आपका शौक पूरा हो गया, आप क्या करें, अब क्या करें। अब बेचने जाएंगे तो क्या आपको उन्हीं रेट में बिक जाएगी बाइक, सवाल का जवाब दें। क्या उन्हीं रेट में बाइक बिक जाएगी? नहीं, नहीं। बाइक बहुत मुश्किल से बिकेगी, क्योंकि ये जो हैवी बाइक होती है ना, इसके इतने बायर्स नहीं होते, इतने बायर्स नहीं होती है। होंडा CD 70 और 125 के तो बायर्स मिल जाएंगे, हैवी बाइक के बायर्स नहीं मिलेंगे। हैवी बाइक पाकिस्तान में रोड ही ऐसे नहीं है कि हैवी बाइक चला ही सके, स्पेशली कराची के। वो हैवी बाइक का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो आपको हाईवे वगैरह में अगर आपको राइडिंग करनी है, अच्छा था, आपको मजा लेना है, तो वहां जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, चूंकि लिमिटेड बायर्स है ना हैवी बाइक के, तो वो बेचना बहुत मुश्किल होगा, आपको बहुत रेट गिराने पड़ेंगे। शायद 20-25%, 30% रेट कम पे बिकेगी आपकी बाइक, एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक जो हाथों हाथ कैश आइटम है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यही कॉन्सेप्ट लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज का होता है कि लिस्टेड कंपनीज के शेयर जो कि हाथों हाथ बिक जाते हैं, स्टॉक मार्केट में अवेलेबल, फ्रीली ट्रेड हो रहे होते हैं, तो कोई मसला नहीं। मगर अनलिस्टेड कंपनी में आपको पता है सिर्फ दोस्त रिश्तेदार ही ले सकते हैं, वो भी मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह, 10 मसले मसाइल रेजोल्यूशन वगैरह पास करनी पड़ती है। तो उसके लिए इसकी वजह से जो है ना, चूंकि हर बंदा वो शेयर खरीद नहीं सकता, तो उन शेयर का हैवी बाइक वाला हाल है। ये हैवी बाइक
को बेचने के लिए जैसे जाते हो तो बहुत परेशानी होती है, लिमिटेड बायर्स होते हैं, इसीलिए फिर हम ये एडजस्टमेंट फैक्टर लगाते हैं ताकि रियलिस्टिक पिक्चर सामने आए। बात समझ आ रही है कुछ आपको? ये एग्जाम्पल से लिंक हुआ, हेवी बाइक वाली एग्जाम्पल से। खैर, तो अब हम समरी बनाने जा रहे हैं जी। समरी ये कि हमारे पास जो है वो, हम समरी क्या बन रही है, समरी ये बन रही है, नेट सेट मेथड से क्या आ रही है ग्रोथ। हमारे पास चार आंसर हो गए। नेट एसेट मेथड में सवाल में ही दिया हुआ था, रुपीज मिलियन कर लेते हैं। ये कोई अजीब सी कुछ बात एक लगेगी आपको, मगर क्या करें। ये एक्सेल को देख रहे हैं, मैं वर्किंग यूज कर रहा हूँ, कोई मैं खास फॉर्मेट वॉर्मेट का ख्याल नहीं रख रहा हूँ। दैट्स ऑल। अच्छा, इसके बाद कैश फ्लो टेक्निक है, विदाउट ग्रोथ। कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक पेपर में ना हो ना। ठीक है, वैसे तो शायद एग्जामिनर इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करेगा, मगर प्रोफेशनलिज्म हमारे अंदर होनी चाहिए ना यार। विद ग्रोथ। पी मेथड। अच्छा, क्या क्या आंसर आ रहे थे जरा जी लिख लेते हैं। नेट सेट मेथड में सवाल में ही गिवन था 36 मिलियन, ओनली 36। ठीक है जी। और विदाउट ग्रोथ में कितना था? विदाउट ग्रोथ में हमारे पास कितना आया था? विदाउट ग्रोथ ये रहा। विदाउट ग्रोथ में आया था 6006। अभी अजीब सा है, ऊपर खाली 36 है, यहाँ 6006 से क्या कर सकते? 3600 कहना चाहिए था उनको। और विद ग्रोथ में कितना आया? 6834। और पी मेथड से कितना आया, सॉरी। अरे भाई, इधर लिखना है, इधर लिखना है। और पी मेथड में कितना आया अभी हमारा आखिर में? 707। ठीक है जी। इस कमरी को कॉपी कर लेते हैं। टेक्निक्स। अच्छा जी, तो अभी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा था हमसे रिक्वायरमेंट, हम देख लेते हैं क्या बातें हो गई हैं, हमारी कैलकुलेशन हो गई है, थ्योरी रह गई है, अभी बात कर लेते हैं उस पर भी। कह रहा है कि अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक्स हमने अप्लाई कर दी टू रिकमेंड अ प्राइस फॉर द सेल ऑफ न्यूको। तो अप्रोप्रिएट प्राइसिंग जो न्यूको की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताएं जरा। इसका एक्सेल का कोई काम नहीं, एक्सेल को नीचे कर देते हैं जी। तो अप्रोप्रिएट शुड लाए, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? एक रेंज बना लेते हैं। आसान करें, बिल्कुल सिंपल रखें चीज़ों को। ये पहली वाली तो बेकार ही है, क्या ख्याल है? ये होनी चाहिए रेंज, रेंज बता देना। अपने को बली रखे ही नहीं, 36 तो बहुत आउट ऑफ द वे लग रहा है ना, और कोई टेक्निक हमने कैलकुलेशन भी नहीं की। तो 6006 अगर बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है किसी की, तो पी मेथड अगर मार्केट अप्रोच पे जाते हैं 7074 मिलियन, क्या ख्याल है? ये हम एक इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है ना। 6800 नहीं कहें, क्योंकि विदाउट ग्रोथ को भी तो हमने किया है ना, तो हम रेंज बता दें, प्राइस रेंज। ये रेंज पे आप, अच्छा, ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है ऐसे, और बल्कि एक नहीं, एक से ज्यादा दफा आया हुआ है। आपको पता है ये बात? पास पेपर में काफी दफा सवाल आया हुआ है इस तरह का ना। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? तो अप्रोप्रिएट प्राइस रेंज ऑफ न्यूको शुड लाई बिटवीन 6006 टू 7074 मिलियन। ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से आई थिंक ज़्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच होगी हमारे लिए। अच्छा, अब कहानी खत्म नहीं हुई है यार, प्लीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सप्लेनेशन और ये बी पार्ट।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछने में, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट को, फिर करके क्लास एंड करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, ये वर्किंग क्या मुश्किल थी? जो वर्किंग मैंने आपके सामने की, ये पी मेथड की वर्किंग हो गई, कैश फ्लो टेक्निक्स की वर्किंग हो गई, केई निकालने की वर्किंग हो गई, क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? एक सवाल है मेरा आपसे, ईमानदारी से बताइएगा। क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही हो, या सब चीज़ें समझ आई हैं? मुझे बताएं ज़रा प्लीज़, जो लोग लाइव में हैं उनसे मैं फीडबैक ले सकता हूँ, रिकॉर्डिंग वाले हजरात भी मुझे बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, नंबर तो मैंने दे दिया आपको। हम्म। क्या ये वाकई मुश्किल था पेपर सिनेरियो में टैकल करना, या लग रहा है कि हाँ यार चीज़ें मुश्किल तो नहीं है, पड़ी हुई हैं सारी, अप्लाई करनी थी बस खाली? क्या ख्याल है? पेपर टेक्निक यही कहलाती है कि आप पेपर में प्रेशर ना लें यार, खामा खाए का प्रेशर ना लें। ठीक है ना, सिंपल रखें। अच्छा, ए पार्ट हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से हम ए पार्ट पे और बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमसे क्या चाह रहे हैं? अभी हमसे चाह रहे हैं कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है, तो जल्दी से एक्सप्लेन करके हम पहले पार्ट को तो खत्म करते हैं। क्या कह रहे हैं जी? यू शुड इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर अप्रोच एज पार्ट ऑफ योर आंसर। अच्छा, आई थिंक हमें पहले एक्सप्लेन कर लेना चाहिए था, फिर ये कंक्लूजन देना चाहिए था, बट अभी चूंकि मैं चाह रहा था कि वर्किंग ताजी ताजी हुई है तो आपके जहन में आ जाए, एक्सप्लेनेशन हम बता देते हैं कि नेट सेट मेथड। हाँ बिल्कुल, वो नेट सेट मेथड तो उसने खुद दे दिया ना यार, वो हमने वर्किंग की नहीं, उसने खुद बोला 36 मिलियन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे बताएं, थोड़ा सोचें, शाबाश। एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक्स, क्योंकि मार्क्स इसके भी हैं। ये वो गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं कि थक गए, बस सर अब ये नहीं हो रहा हमसे पेपर में, पेपर में हम थक गए थे। तो ऐसा नहीं है भाई, क्यों थक गए? जब मार्क्स हैं तो थकना थोड़ी है फिर हमें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब सुनिएगा। एज पर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एज पर मेथड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अच्छा, इन दिस केस ओनली, क्या क्या कंसिडर हुआ था याद है? ऑफिस इक्विपमेंट था मेरे ख्याल से, दो 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 एसिड ही खाला खामा खाए में बस सिर्फ कंसिडर हुए ना, ज्यादा लंबा डिटेल में हमने 3 4 मार्क्स का नहीं लिखना है, हर टेक्निक को एक एक मार्क का एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, टू द पॉइंट रेलिवेंट रहे, ऑफिस इक्विपमेंट और रिसीबल्स, ओनली ऑफिस इक्विपमेंट, ओनली ऑफिस इक्विपमेंट एंड रिसीबल्स वर इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन विच में नॉट बी अप्रोप्रिएट। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो सिनेरियोस कनेक्ट करना है, ये नहीं कि हम कोई, जैसे पहले होता था कि बुक खोली और छाप दिया। ठीक, इन्होंने सिर्फ ये कंसिडर किया है। ठीक है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कोई प्रेमिसेस हो। ठीक है। और सिंस इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में मुझे एक बात बताएं, क्या सिर्फ क्या सिर्फ ये एसेट्स की वैल्यू होती है? हाँ। मुझे बताएं, सर्विस इंडस्ट्री में ऑडिट फर्म की जो वैल्यू लगेगी, अगर केपीएमजी की वैल्यू लगेगी या फर्गुसन की वैल्यू लगेगी कभी जिंदगी में,
तो क्या बस ये देख के लगेगी कि कितने एसी लगे हुए हैं, कितने रिसीवेबल हैं, कितने क्लाइंटों ने पैसे नहीं दिए हैं, कितनी मेज कुर्सियां हैं? ईमानदारी से बताएं, क्या सिर्फ इसकी बेसिस पे मैं केपीएमजी और फर्गुसन की वैल्यू निकाल लूं? जवाब दें। हाँ, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए आप समझे, ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है भाई, एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहा है। ये मेथड अच्छा है या बुरा है, हमें बात करनी है। 1 मार्क 1.5 मार्क से ज्यादा मेरे पास नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने को, तो मुझे टू द पॉइंट रहना है, रेलेवेंट रहना है। सिंस इट्स इंडस्ट्री, इट्स सर्विस इंडस्ट्री, क्या कहेंगे हम? एक्सपीरियंस। ये असल एसेट पता है कौन है? पता है आपको? केपीएमजी का असल एसेट आप हैं। फर्गुसन का असल एसेट आप हैं। आप हैं तो केपीएमजी है, आप हैं तो फर्गुसन है। मेरी बात समझ आ रही है? इंप्लॉइज उसका असल एसेट होते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट थोड़ी बिकता है, कोई चार्जर थोड़ी बिक रहा है, कोई मोबाइल थोड़ी बिक रहा है, कोई लैपटॉप थोड़ी बिक रहा है। क्या बिक रहा है? ऑडिट रिपोर्ट बिक रही है? नहीं भाई, वो एक्सपर्टीज बिक रही है, स्किल्स बिक रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? वो एफर्ट बिक रहा है जो आप करते हो दिन रात फर्म के लिए। लेट रीडिंग भी करते हो, फिर सुनते भी हो आप, पेपर भी नहीं निकालते हो उन चक्करों में। फर्म आपको दबा के भी रखती है, हालांकि फर्म को पता है आप हो तो फर्म है, आप नहीं हो तो फर्म नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो फर्म की वजह से हूँ, पेपर तो निकाल लूंगा बाद में, फर्म पूरी कर लेता हूँ, फर्म की काम पूरी कर लेता हूँ। तो खैर, तो वो एक अलग डिबेट है कि यार लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। फर्म को भी सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा आपको नहीं पैसे कमाने में लग जाना चाहिए कि बच्चों के फ्यूचर से आप खेलें। माजरत के साथ यार, लेट सेटिंग कराएं भेजा, और बस मैं क्या बोलूँ, इट्स अ रॉन्ग सिस्टम कि ज़बरदस्ती लोगों से लेट सेटिंग कराएं, ज़बरदस्ती लोगों को सैटरडे संडे बुलाएं। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, बोला सर वो मेरे मैनेजर मुझे बोलता है लेट सेटिंग करो, और कोई काम वाम नहीं है, ये वो मुझे क्लासेस भी लेनी है, मैं क्या करूँ? मैंने सारा काम कर दिया, और बिलीव मी, मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे लेट सेटिंग करनी पड़े, मगर मेरा मैनेजर कहता है कि नहीं करो। तो यार ये जो लोग मैनेजर हैं उनको भी समझना चाहिए यार, ऐसे काम ना करें यार प्लीज़। ठीक है ना, ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल होता है। अभी हम मैसेज करते हैं ना लोगों को कि लेक्चर क्यों नहीं लिए, 90% लोगों का एक ही जवाब है कि सर वो क्लाइंट चल रहा है, फर्म के प्रॉब्लम्स हैं, अभी फ्री हो जाएंगे, अभी लोड कम हो जाएगा तो हम लेक्चर ले लेंगे। मेरा एडमिन मुझे कहता है, वो शीट बनाता है, शेयर करता है, सर ये देखेंगे ये मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ उनको बोलो बच्चे लेक्चर लें। खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। सिंस इट द सर्विस इंडस्ट्री, एक्सपर्टीज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज इज द मेजर एसेट। फर्दर गुडविल of the firm is also further brand image एंड कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर लॉयल्टी होती है भाई। 1 साल हमसे रिटर्न फाइल करा लिया किसी ने एस टी एंड को से, वो कहता है अगले साल हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, और अपना भी नहीं करा रहे, अपने फैमिली मेंबर्स का भी करा रहे हैं। तो ये असल एसेट है। थर्ड, फर्दर ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयल्टी आर ऑल्सो प्रोमिनेंट एसेट्स। कितने लोगों ने ये पॉइंट ईमानदारी से बताएं? कोई ऐसा बंदा है हम में से आज जिसने ये अटेम्प्ट किया हो पेपर लास्ट टाइम? कोई है ऐसा बंदा? मैं नाम नहीं लूंगा, अगर है तो बता दे, यस और नो में। विच आर डिसरिगार्डेड। हाँ, बताओ। कोई है जिसने लास्ट टाइम ये पेपर जून 25 में बैठा हो और अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुआ हो? मैं नाम नहीं लूंगा। ईमानदारी से मुझे बताएं कि क्या ये पॉइंट आपने लिखा था? क्या ये मुश्किल पॉइंट है कि नेट मेथड में ये मेन चीज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कंसिडर ही नहीं होती? फर्दर ब्रांड इमेज एंड कस्टमर लॉयल्टी आर ऑल्सो प्रोमिनेंट एसेट विच आर डिसरिगार्डेड इन नेट मेथड। देयरफॉर दिस टेक्निक इज नॉट रेलिवेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ, पूरा नाम लिखेंगे। दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ये मुश्किल पॉइंट है कि नेटफेड मेथड में सिर्फ ये वाले एसेट आ रहे हैं? ये मैंने हाईलाइट भी करवाया था, सिर्फ 2 एसेट आ रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट और रिसीबल। हालांकि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, नेटफेड मेथड ये फेल कर जाएगा। लिख सकते हैं अब आप पेपर में? जवाब दें। हाँ जी, अब पेपर में आएगा तो लिख लेंगे।
ठीक है जी। तो फ्री कैश फ्लो टेक्निक पे आ जाते हैं जरा जल्दी से। एज पर दिस टेक्निक हमने क्या किया, एक लाइन में थोड़ा सा बता देते हैं। एस्टिमेटेड डिस्काउंटेड एट। अच्छा, इसमें क्या कहेंगे आप? हम्म। हमने एक्सप्लेनेशन करनी है ना, एक्सप्लेन क्या किया। इन ऑर्डर टू अराइव एट नेट कैश फ्लोस, क्या किया था हमने? एक्सप्लेन करना है ना। वी डिडक्टेड प्रॉफिट्स, ओ एस टैक्स। ठीक है जी। और क्या किया था हमने? और ग्रोथ रेट एंड कैलकुलेशंस, एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे? आर बीइंग डन बोथ, दैट इज विद ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ रेट एंड विद ग्रोथ रेट। अब आप इसमें चाहो तो वो बात लिख दो कि एलोकेटेड कॉस्ट, जो बात मैंने एक्सप्लेन की थी, आर ऑल्सो एंड नॉट एक्सक्लूडेड बिकॉज दीज कॉस्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। देखें ये अगेन जो मेरे जहन में आ रहा है मैं लिख रहा हूँ। ये कोई ये नहीं है कि मुझे कोई रट्टा लगा के जाने की जरूरत है पेपर में कि सर ये आएगा तो ये लिख दूंगा। नहीं यार, एडवांस सिनेरियो को देख के काम करना पड़ेगा। मैं सारा एक्सप्लेनेशन मांगी, जस्टिफिकेशन नहीं मांगी। एलोकेटेड कॉस्ट आर ऑल्सो कंसिडर्ड नॉट एक्सक्लूडेड बिकॉज दीज कॉस्ट नीड्स टू बी बेयर, नीड्स टू बी incurred when न्यूको will leave the umbrella of innovative। ठीक है जी। पी मेथड में क्या किया था, जल्दी से खत्म करते हैं इस बात को। देखिए ये पूरा जस्टिस करें क्वेश्चन के साथ। अंडर दिस टेक्निक करंट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कंप्यूटेड, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि हमने क्या किया। एडजस्टमेंट फैक्टर 3/4 was applied। एडजस्टमेंट फैक्टर लगाया था, किस पे लगाया था? ऑन, एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ 3/4 was applied on P ratio to consider the to consider अनलिस्टेड। ठीक है जी, बात समझ आई। चले जी, नोट कर लें इसको भी जरा प्लीज। ठीक है, इसको भी जरा हम वहाँ डाल देते हैं प्रिंट स्क्रीन में।
ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं अभी। नमाज का भी टाइम हो रहा है, बी पार्ट इसका रह गया है। बी पार्ट मेरे ख्याल से हम इसको नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी ना, इसमें क्वेश्चन 2 करेंगे, तो उससे पहले कुछ टाइम लगा के हम बी पार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? मुझे बताएं, मुश्किल तो नहीं लगा? कुछ बातें समझ आ रही हैं? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके बात। हाँ जी, चलें इन तक रखते हैं। देखें जी प्लीज देखें, थ्योरी से हमने जान नहीं छुड़ानी है। ये थ्योरी लिखनी पड़ी तो क्या करें, लिखनी है तो लिखनी है। 6 मार्क की थ्योरी भी बिल्कुल हम कवर करेंगे, वो भी करनी है। और जहां जहां आप करते हैं वर्किंग देखें, शो करनी है। ये एग्जामिनर कमेंट्स में कहा है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। एग्जामिनर कमेंट्स का ये शिकवा है कि लोग वर्किंग नहीं दिखा रहे। लोग वर्किंग नहीं दिखा रही, एग्जामिनर का शिकवा है। तो इसको भी हमें देखना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगला जो कंसिडर करें, क्या कहते हैं, क्वेश्चन 2 करेंगे, उससे पहले 1 भी कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अपलोड किए जाएंगे। और पिछले अटेम्प्ट्स के भी सोल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बाकी आपने कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं, स्टाइल अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आपने और भी लोगों को ये शेयर कर देना है। ओपन फॉर ऑल है, जितने भी BFD के स्टूडेंट्स हैं वो सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नमाज पढ़ ले, नमाज का टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। मैं इंशाल्लाह जूम लिंक बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू।